सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, आप सभी यह जान ही रहे हैं कि आज रचना प्रक्रिया और रचना पाठ के इस स्तंभ में त्रिलोक महावर जी हमारे साथ उपस्थित हैं। वे अपनी कविताओं का पाठ करेंगे और अपनी रचनाकार की यात्रा पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही जो खंड हैं खास हैं एक रचनाकार को, एक सर्जक को उसकी पूरी समग्रता में समझने के लिए। तो मित्रों, हम कुछ देर में ही उन्हें स्क्रीन पर लाते हैं और उनसे उनकी रचनात्मक यात्रा को जानेंगे, समझेंगे और तदुपरांत उनके विभिन्न संग्रहों से, कविता संग्रहों से उनकी कविताएं सुनेंगे। त्रिलोक महावर एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी कविताओं में एक गहरा अंचल बोध, एक गहरा सांस्कृतिक सामाजिक बोध अर्जित किया है। वे जितना उसे अर्जित किए हैं, संभवतः इसे हम इस रूप में और बेहतर ढंग से कह सकते हैं कि वह पूरा बस्तर अंचल, वह छत्तीसगढ़ कैसे सहज ही उनके साथ एक मेव है। हम सभी जानते हैं कि जगदलपुर में 15 दिसंबर 1960 को उनका जन्म होता है और उनकी कविताएं हों या अन्य विधाओं में उनका लेखन हो, बस्तर की एक सघन उपस्थिति है। चाहे वहां का अपना एक सांस्कृतिक प्राकृतिक सौंदर्य हो या दूर दराज में होने के कारण वहां की अपनी आर्थिक सीमाएं हो, शिक्षा की बातें हो, इन सब पर लेखक की नजर जाती है। एक और बेहद महत्वपूर्ण बात मुझे यह लगती है कि त्रिलोक महावर जी के यहां उनकी कविताओं में संवाद परखता है। कई कविताएं संवाद करती हुई कविताएं हैं, लोगों से, परिवारजनों से, मित्रों से, प्रेमिकाओं से, दोस्तों से। वहीं दूसरी तरफ उनकी कई कविताओं में गहरे आत्म साक्षात्कार के भी कई ऐसे तत्व हैं। इधर भी उन्होंने ऐसी कई नई कविताएं लिखी हैं जिसे हम लोग पढ़ते आए हैं। एक चुप्पी साध लेती हो, यह भी एक संवाद परक कविता है और इसको आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। बेहद सहज भाव में लिखी हुई एक महत्वपूर्ण कविता। इंटरनेट की स्पीड कुछ कम होने से दिक्कत आ सकती है मेरी ओर से, मगर त्रिलोक महावर जी की ओर से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आज बाहर हूं, लखनऊ में हूं, वहीं से यह कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं पहले त्रिलोक महावर जी की यह कविता पढ़ता हूं, फिर उन्हें आमंत्रित करता हूं। चुप्पी साध लेती हो, मुझसे नाराज हो सकती हो, मुझसे नाराज हो सकती हो, मेरी कविताओं ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। उन्हें देखती तो हो, उन्हें देखती तो हो, पढ़ती भी होगी शायद। पूछता हूं कैसी लगी तो चुप्पी साध लेती। पूछता हूं कैसी लगी लेती, मगर हमारा कवि चुप्पी नहीं साधेगा। वो अपनी बात पूरे विस्तार से कहेगा और हम चाहते हैं कि आज उन्हें अधिक से अधिक सुने और उनके प्रारंभिक दिनों से अब तक की विभिन्न
महत्वपूर्ण यात्राओं को स्वयं उनसे ही जाने समझे। खास तौर से ये वे यात्राएं होंगी जो रचनात्मक यात्राएं हैं। बहुत बहुत स्वागत त्रिलोक महावर जी, नमस्कार। जी नमस्कार। आपका आत्मीय स्वागत है। हमारे सभी मित्रों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं त्रिलोक महावर रचना प्रक्रिया और कविता पाठ के अंतर्गत आपसे कुछ बातें करूंगा और कुछ कविताएं भी आपको मैं सुनाऊंगा। उम्र की पगडंडी पर चलते चलते पीछे मुड़कर देखता हूं और फिर आगे बढ़ जाता हूं। बढ़ने का क्रम तो लगातार जारी है। ईमानदारी से कहूं, मैं नहीं जानता था मैंने लिखना शुरू क्यों किया, और सायाश लिखा भी नहीं। अनायास मन में हुई उमड़ घुमड़ ने कुछ बूंदें रची और नतीजा कागज भीग गया। यहीं से शुरुआत हुई। तकरीबन 14-15 साल की उम्र रही होगी मेरी। भारत सरकार ने एक प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें कविता, निबंध, कहानी और वाद विवाद, ये 4 विषय अलग अलग विधाओं में थे। मैंने एक कविता लिखी, चिड़िया, और संयोग ऐसा था कि मुझे चारों प्रतियोगिताओं में बेहतरीन पुरस्कार मिले, जिसमें कविता में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। इसके बाद तो फिर लिखने का क्रम जो चला सो लगातार चलता ही चला गया। 1977 में जगदलपुर में आकाशवाणी खुला तो स्वाभाविक था कि ज़्यादा मौके वहाँ पर हमें मिले। बस्तर अंचल में चूंकि मेरा जन्म हुआ, लिहाजा प्राकृतिक सौंदर्य से मुझे बहुत लगाव रहा। मेरी शुरुआती कर्म भूमि भी जगदलपुर बस्तर ही रही। 1976 में ख्वाजा अहमद अब्बास साहब जगदलपुर आए। वहाँ एक कवि गोष्ठी हुई। हमारे प्रिय मित्र अशोक अवध किशोर शर्मा जी की माता जी जो हैं, उनके घर पे एक कार्यक्रम हुआ। वहाँ हमने उनसे मुलाकात की और हमारे बहुत सहज बाल मन ने पूछा कि दादा ये नई कविता क्या होती है, हमें बताइए। तो अब 15-16 साल के लड़के से जब ये सवाल पूछा जाए तो ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने अपने हमारी तरफ मुस्कुराते हुए अपने सर के ऊपर हाथ रखा, बोले बेटा है कभी कभी मेरे सर के ऊपर से यूं निकल जाती है। इसके बाद कैफी आजमी साहब पधारे। एक प्रगतिशील लेखक संघ का बड़ा भारी सम्मेलन हुआ था जगदलपुर में। वहाँ हम लोग उनसे मिले, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को नज़दीक से जानने का मौका मिला। वहीं लाला जगदलपुरी जी एक बड़े जाने माने वहाँ के साहित्यकार थे जिनके साथ मैं घूमा करता था। उनकी और हमारी उम्र में ये समझिए कि वो मुझसे 4 गुना उम्र के थे, और लेकिन हम घूमते थे उनके साथ। लोग कहते थे साहब आप इस उम्र में इनके साथ घूमते हैं। मैंने कहा साहब हमारा बौद्धिक स्तर पता नहीं कुछ मिलता होगा इनसे, इनको अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, हम घूमते हैं इनके साथ। तो मुझे इस तरीके से साहित्यिक समागम का मौका मिला। बहुत सारे वरिष्ठ साहित्यकारों से वहाँ पे मेरी मुलाकातें हुई, उनसे संपर्क में आया। और शुरुआत में मैंने कहानियाँ लिखी, फिर ज़्यादातर मन जो है कविताओं में रमा। इसके बाद मैंने लघु कथाएं, बाल साहित्य, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण और जो भी बना वो फिर लिखने का काम चलता गया। अब सवाल उठता है कि ये बहुत सारी चीज़ें आई कहाँ से। उम्र के इसी दौर में हमारे नाना जी की एक दुकान हुआ करती थी, और यहाँ हम एक चवन्नी हमें हफ्ते में एक बार मिलती थी, जिस चवन्नी पर मैंने एक कविता भी लिखी है। तो प्रति रोज ये जो चवन्नी मिलती थी, इसके एवज में हम उनकी दुकान में काम करने जाया करते थे। इको हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। कुछ और वहाँ आपकी ओर से कुछ स्पीड कम लग रही जी, आपकी ओर से स्पीड कुछ कम लग रही है। थोड़ा एक बार देख लें इंटरनेट की स्पीड। आपके नहीं, यहाँ ठीक है? इंटरनेट तो ठीक है। हाँ जी, ठीक जी चल जी रहा है, इंटरनेट ठीक। जी, तो कंटिन्यू वो करें हमारे प्लीज। नाना जी की दुकान पर हम जाया करते थे।
अब वहाँ बस्तर अंचल के बहुत सारे ग्रामीण कुछ अपना रोजमर्रा का सामान लेने, इतवार का दिन हुआ करता था अक्सर, वो आया करते थे। तो मैंने वहाँ उनसे बातचीत करके उनकी बोली सीखी और उनकी भाषा में, उनकी बोली में मैं बातचीत करता था। तो यहाँ मुझे समझ में आया कि कम से कम आवश्यकता उनकी है, और उनका रहन-सहन, वेशभूषा, व्यवहार, इसको मैंने बहुत बारीकी से देखा। उन दिनों तो आवागमन के साधन बड़े सीमित थे। हमारे पास एक हरक्यूलिस साइकिल थी जिस पर एक कविता भी मैंने लिखी है। तो हम अंदरूनी इलाकों के हाट बाजार, मड़ई और गाँव में साइकिल से जाया करते थे। एक बार तो जुनून ये था कि लगभग 20 से 24 किलोमीटर दूर बस्तर एक गाँव है वहाँ पर जगदलपुर से, जिसके नाम पर बस्तर जिला का नाम पड़ा है। उस मड़ई में हम 3 साथी एक साइकिल में मड़ई में गए बिल्कुल देखने, और शाम तक वापस भी आ गए। तो इनमें मैंने गाँव में बहुत सारी पैदल यात्राएँ भी की। उछलते झरने, बहती नदियाँ, झूमते जंगल, महुआई शाम, सरई की खुशबू, अमराई के बौरों से साबका पड़ा, और पहाड़ों से फिसलती शाम मुझे बहुत आकर्षक लगती थी। कभी वो जोगन सी धुनी रमाए लगती थी, तो कभी-कभी घाटी में उतरती शाम डाकिये की तरह मेरा नाम पूछती थी। मुझे ऐसा लगता था। तो बस्तर के ये जंगलात, वहाँ का वनांचल, वहाँ के लोग, वहाँ के की जो प्रकृति की खूबसूरती है, उसमें मेरा मन काफ़ी रमा। एक दलपत सागर है जगदलपुर में, जिसमें चंपई शाम जो है सुरमई अंधेरे में डूब जाया करती थी। वो भी एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य हुआ करता था, और प्रकृति की इस सुंदरता की पराकाष्ठा पर मुग्ध होना तो स्वाभाविक ही था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बदलियां, उन पर पर्वत पर जब वो बदली प्यार से झुकती थी, तो लगता था कि तन मन पहली फुहार से भीग गया है। वनांचल में जितना सौंदर्य है, उतने कंटक भी है। मैंने जनजीवन की कठिनाइयां देखी, जीने के लिए कुछ पाने की जबरदस्त जद्दोजहद भी देखी। बाजार में मैंने देखा कि एक पाइली नमक के बदले एक पाइली चिरौंजी का कैसे खेल होता है। एक पाइली लगभग एक सेर या समझ लीजिए लगभग 1 किलो से कुछ कम। महुआ और इमली तथा सरई की बीजों की खरीद फरोख्त में बटमारी भी देखी। बाजार बेरहम होता है, निर्मम होता है। वह केवल मूल्य लगाना जानता है, और मूल्य भी अपने हिसाब से। बाजार का मूल्य अपने मुताबिक चलता है, आपके हिसाब से नहीं चलता। उसे मानवीय मूल्यों से कोई सरोकार नहीं होता। ये हर वनांचल की एक दुखद गाथा है। और यहीं से शुरुआत होती है जीवन के संघर्ष की, शोषण की, और इससे उपजे असंतोष की, बेचैनी की। यहीं से प्रतिरोध खड़े होते हैं। जंगल सुलगने लगता है, जब नदियां सूखती हैं और तिल तिल मरती इंसानियत का खौफनाक मंजर सामने आता है, तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। कुछ के जवाब मिलते हैं और कुछ अनुत्तरित भी रह जाते हैं। कच्ची उम्र में इन सब ने मुझ पर गहरा असर डाला। मेरे रचना संसार में प्रकृति झूम कर आई। प्रकृति की कृति मनुष्य ने भरपूर कब्जा जमाया, लेकिन प्रकृति के ध्वंस के लिए मचलते इंसानियत की हैवानियत का क्रूर तांडव भी अनदेखा नहीं हुआ। सारे वाद और विवाद अपनी जगह हों, मुझसे क्या लेना देना मुझे। मेरी रचनाओं में तो एक ही वाद है, मानववाद, मनुष्यवाद। मैंने तो इसी पर ही भरोसा किया। रोजी रोटी की तलाश का रास्ता भी सरल नहीं होता। पहले पेट पूजा, पीछे काम दूजा। पैतृक बिजनेस था, गद्दी पर बैठकर मुझे बिजनेस भी चलाना था, पढ़ाई भी करनी थी, कविताएं भी लिखनी थी, भविष्य की तैयारी भी करनी थी। लिहाजा एक बहुत बड़ा तराजू हुआ करता था सावर कुंडला का। वो बाहर लगा होता था, तो एक नज़र मेरी उस पर रहती थी। एक हाथ में रुपयों की थैली होती थी, उस समय लाल रंग की एक थैली होती थी, इसमें जो सामान हम बिक्री करते थे, खरीदते थे, उसको रखते थे।
और बगल में मर्फी का एक ट्रांजिस्टर होता था जिसमें विविध भारती और रेडियो सिलोन के गाने बजा करते थे। लेकिन यहाँ बात बननी नहीं थी। बाजार और बाजारवाद से मेरी कभी पटरी नहीं बैठी। मैंने जिसे उधार दिया उससे कभी लिखा नहीं। पिता ने पूछा कि याद कैसे रखोगे? हमने कहा अगली बार आएगा तो दे जाएगा। पिता ने कहा यदि तुम ऐसे ही काम करोगे तो तुमसे ये काम नहीं चलेगा। लिहाजा बिजनेस में हम फेल हो गए और सरकारी महकमे में तकदीर आजमाने की कोशिश की। संयोग था, कामयाबी पहली बार ही मिल गई। दक्षिणी वनांचल बस्तर से अब मेरी यात्रा उत्तरी वनांचल सरगुजा की ओर हो गई। यहां इस यात्रा ने मुझे गहरे जख्म दिए। जहां पगडंडी ढूंढना मुश्किल हो, वहां जीवन के रास्ते बनाना कितना मुश्किल होता है, ये वही जान सकता है जिसके पैरों में छाले पड़े हों और बिवाइयां फटी हों। यह भी एक दर्दनाक अनुभव था। मैंने सोचा था साहबी ठाट नसीब होंगे। यहाँ भी जंगल, पहाड़, नदी, नाले, पैदल भी नापने पड़े, साइकिल भी चलानी पड़ी, कच्चे पपीते और अधपके बेर के नाश्ते भी करने पड़े। और इस सब ने मुझे क्या क्या याद दिलाया, मैं क्या बताऊं। इन इलाकों में दस्तक दी जहां ऐसे कौन पहुंचता है, लेकिन एक बात का संतोष था, कुछ तो किया जो कर सकता था, जिनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए था, इस बात का मुझे संतोष। आदमी आदमी के कुछ काम आ जाए, ये क्या कम है। यकीनन मैंने बरामदे में या कमरे के नर्म बिस्तर पर कभी कविता नहीं लिखी। जीवन की भाग दौड़, पैरों के छाले, पैरों में चुभे कांटे, उसका दर्द, ऊबड़ खाबड़ पथरीले खड़ंजों पर झटके खाती जिंदगी ने मुझे औकात समझा दी। इन सब की भागीदारी ने रचनाओं को नुसरत किया। इसलिए इन रचनाओं में बुनावट है, नैसर्गिक। बनावट को जगह नहीं मिली। यहां उधार के आंसू नहीं है, कर्ज लिया दर्द नहीं है। जो कुछ है इसी देह ने कमाया है, वही कविता में सामने आया है। कंक्रीट के जंगलों में जो जंगल राज मैंने देखा, वह जंगल के राज से बेहद जुदा था। यहां आदमी आदमी को तलाशने में अपनी उम्र गुजार देता है, खुद को पहचानने की तो बात दूर ही रही। ये बड़ा तल्ख अनुभव था। यहां समझ में आया, इंसानी खून का रंग तो एक ही होता है, लाल, पर इंसान अलग अलग होता है। एक दूसरे का खून बहाने में उसे रंच मात्र भी संकोच नहीं होता। अपनों का अपनों ही द्वारा शिकार, इस जंगल की खासियत समझ में आई। कंक्रीट के जंगल का एक अनोखा चलन देखा, अपने ही अपनों का शिकार करते हैं। तंत्र में पिसता लोक जिसकी विवशता का फायदा उठा दे को तत्पर न जाने कौन कौन तैयार हैं। इसकी तो था लगाना मुश्किल। तंत्र के तार कसने की जरूरत की कोशिश भी की, फाइल के रेंगने का तमाशा भी देखा। पदस्थी के दौरान विराट अनुभव लिए हुए उद्योगों की तरक्की भी देखी। जल, वायु, भूमि का प्रदूषण और इसकी विविधता से दो चार हुए। इससे निपटने के लिए नदी के सोचो जैसा एक संकलन भी लिखा। बाजार का विराट और भयानक स्वरूप देखा। इसमें क्या क्या नहीं बेचा जा रहा, मैं क्या बताऊं आपको कि इसमें क्या क्या नहीं बेचा जा रहा और क्या क्या नहीं खरीदा जा रहा। ये बड़ी मुश्किल की बात है। तरक्की के इस दौर में हवाई चप्पल चटकाने से हवाई जहाज में उड़ने के बीच का फासला बहुत होता है। ये मेरे साथ खुशकिस्मती रही कि मैंने हवाई चप्पल चटकाने से लेकर हवाई जहाज में उड़ने तक का भी सफ़र तय किया, लेकिन वापस ज़मीन पर ही लैंड करना पड़ा। ज़मीन को छोड़ना
बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है। जो मैंने कविताएं लिखी, उन कविताओं में मेरी जो मूल केंद्रीय भावना में मनुष्य रहा, प्रकृति रही, और उसके साथ साथ जहाँ कहीं भी उसके साथ साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, उन पर मैंने जरूर अपने तरीके से, अपने स्तर से बात उठाई। दर्द तब होता है जब आप किसी चीज को अपना समझें, चाहे वो अपना ही व्यक्ति हो, चाहे अपनी धरती हो, चाहे अपनी नदी हो, चाहे अपना जंगल हो, चाहे कुछ भी अपना हो। जब अपना दरख्ता है तो दर्द होता है, और जब दिल पिघलता है तो आंखों से छलकता है, और कोशिश ये होती है कि इस दर्द को कैसे ठीक किया जाए। ये हर आदमी का अपना अपना इस मर्ज को ठीक करने का तरीका हो सकता है। तो कुल मिलाकर मेरी जीवन यात्रा में मैंने कई जिले देखे, छत्तीसगढ़ देखा, मध्य प्रदेश देखा, वहाँ से वापस लौट के आया। मेरा ख्याल है कि जितने भी प्रदेश हैं उनके बॉर्डर्स पे मैंने काम किए, देश देखा, विदेश, यूरोप देखा, अमेरिका घूमा मैं, और वहाँ के लोगों को भी देखा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के विकास, वहाँ के मूल्यों का अवमूल्यन, और हमारे यहाँ पर उसकी जो नकल हो रही है, उसके परिणाम स्वरूप जो नवमूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि हम ऐसी मझधार में फंस गए हैं, न इधर के हैं न उधर के हैं। एक शब्द है संस्कृति, पता नहीं कुछ लोगों को इससे परहेज हो सकता है, पर मेरा ऐसा मानना है कि जीवन को ठीक ठाक चलाने के लिए कुछ तो गाइडलाइन होनी चाहिए, और यही गाइडलाइन शायद संस्कृति हो सकती है। और मेरी कई कविताओं में इस पर मैंने चिंता भी प्रकट की कि मनुष्य का जब जीवन मिला है तो कुछ करने के लिए मिला है, और कुछ ज्ञान मिला है तो वो बांटने के लिए मिला है। मेरी कविताओं में ये चीज़ें भी किसी न किसी रूप में आती गई, और ज़्यादा मैं इसमें ये कहना नहीं चाहता कि मुझे किसके तरीके से लिखना चाहिए, किसके जैसा लिखना चाहिए। मैंने कहा भाई, मेरी परवरिश, मेरा जन्म और मेरी परवरिश मेरे अपने तरीके से हुई है, मेरे दर्द मुझे अपने तरीके से मिले हैं, मैंने दुनिया को अपनी निगाह से, अपने नज़रिए से देखा, और जैसा मैंने देखा, जैसा मैंने सोचा, उसको मैंने कागज़ पर उतारा, वो अपने तरीके से उतारा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बातें बनी। मुझसे कई बार पूछा गया कि साहब आप कविताएं ज़्यादा लिखते हैं, कहानियाँ कम लिखते हैं। मैंने कहा भाई, मैं मूलतः कहानीकार हूँ, उठती दीवार बढ़ती खाई मेरी पुरस्कृत रचना है। इसके बाद कई कहानियाँ लिखी मैंने, लेकिन मैं क्या करूँ, रोजी रोटी का चक्कर कुछ ऐसा होता है कि समय की बड़ी पाबंदियाँ होती हैं, समय कम मिलता है। तो कई बार तो हम जीप में बैठे बैठे कविताएं लिखते थे। कई बार रात के 1:30-2 बजे नींद खुली तो अचानक ही बगल की कॉपी में अपनी छोटी सी टार्च जलाई और वहाँ पे कविता टाँक दी और सो गए। तो मुझे ऐसा लगा कविता लिखना कुछ ज़्यादा बेहतर होगा, या मेरे मन को रास आया, मैंने कविताएं ज़्यादा लिखी। मैंने आपसे कहा कि बाकी कई विधाओं पर भी मैंने कुछ लिखा पढ़ी की, लेकिन मेरी कविताओं के जो विषय थे वो उनमें कहीं मैंने आदमी को केंद्रित करके रखा। उससे संबंधित जितनी बातें हैं, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो नफरत हो, चाहे वो आपका कहना चाहिए कि घृणा का चरम हो, या आपके उत्पात हो, ये बहुत सारी चीज़ें, चाहे भीड़ हो, तो मनोविज्ञान जो मनुष्य का है वो उस पर भी मैंने बातचीत की। और मेरा पहला संग्रह जब आया, ये काफ़ी समय इसको लगा निकलने में, और शशांक जी और हरिनारायण जी ने मेरी इसमें काफ़ी मदद की। हम जब तेजेंद्र साहब और ये अपने शशांक जी और लक्ष्मेंद्र चोपड़ा साहब, ये जगदलपुर आकाशवाणी में हुआ करते थे, अभय पहाड़ी साहब, तो इनसे हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात रहे। और हरिनारायण साहब ने इसे धरा प्रकाशन से दिल्ली से प्रकाशित किया। तो इसमें कुछ कविताएं ऐसी थी जिसमें मैंने आपसे दर्द की बात कही। अभी मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पर भी तीरथगढ़ की कविता डाली थी,
और जिस पर बिल्कुल सीढ़ी दर सीढ़ी जो है पानी की बूंदें कैसे झरती हैं, तो उस पर मैंने कविता लिखी थी। वो पहला मेरा जो संग्रह था वो था विस्मित न होना। तो इसमें मैंने ये कविता लिखी, मैं वो आपको सुनाता हूँ। सीढ़ी दर सीढ़ी, तीरथगढ़ जलप्रपात है वहाँ का। सीढ़ी दर सीढ़ी दर्द झरता है जंगल में, तीरथगढ़ के प्रपात में। सीढ़ी दर सीढ़ी दर्द झरता है जंगल में, तीरथगढ़ के प्रपात में। पानी बूंदों में बिखर बिखर झरता है, दर्द और पानी में अजीब समानता है। दर्द और पानी में अजीब समानता है, बहते हैं तो रुकते नहीं, बहते हैं तो रुकते नहीं, समझाने पर भी। शाम को कहीं दूर मांदर पर पड़ती हैं थापें, टूटे मंदिर में बूढ़ा सा पुजारी बजाता है घंटियां, तब मन को छू लेने वाला गीत गूंजता है वादियों में। रात में जंगल ओढ़ लेता है धुंध की चादर, रात में जंगल ओढ़ लेता है धुंध की चादर। दर्द पहले की तरह झरता है सीढ़ी दर सीढ़ी, दर्द झरता है जंगल में, तीरथगढ़ के जलप्रपात में। ये जो पहला संग्रह था, इसमें मैं चूंकि सेवा काल में आ चुका था, बालाघाट में बड़ी भयंकर बाढ़ आई और हमारे कलेक्टर साहब हुआ करते थे। मैंने पहली बार देखा कि आदमी जब एक दूसरे से सहयोग करता है तो सहस्त्रबाहु कैसे बनता है। तो उसका उल्लेख मैंने इसमें यहाँ पर किया है कि वे कोई नहीं, अपने ही थे जो उठ खड़े हुए थे। वे कोई नहीं, अपने ही थे जो उठ खड़े हुए थे। रात में बरसात में कमर कसकर कंधों के और करीब आकर। वे कोई नहीं, अपने ही थे जो उठ खड़े हुए थे। रात में बरसात में कमर कसकर कंधों के और करीब आकर। देखते ही देखते सहस्त्रबाहु हो गया था आदमी, देखते ही देखते सहस्त्रबाहु हो गया था आदमी। ऐसी भयंकर बाढ़ मैंने नहीं देखी वहां पर, बहुत तकलीफ हुई उसको ऊपर टैकल करने पे। लेकिन इसकी उम्मीद जब आदमी सहस्त्रबाहु हो जाए तो मानवता रुस्वा नहीं हो सकती साहब, ये हमारा कमिटमेंट है। इसका मैंने फिर तत्काल एक कविता में उसका जवाब दिया कि कभी देखकर गए थे लोग मिट्टी के ढेर, कभी देख कर गए थे लोग मिट्टी के ढेर। पानी का सैलाब सन्नाटा, आज वहां घर है। कभी देख कर गए थे लोग मिट्टी के ढेर, पानी का सैलाब सन्नाटा, आज वहां घर हैं ईंटों के, बांस बल्लियों और कबेलों की छाजन वाले। खपरेल कबेलों की छाजन वाले। शाम हो रही है, घरों से धुआं उठ रहा है। शाम हो रही है, घरों से धुआं उठ रहा है। सुलग रहे हैं चूल्हे, आदमी वापस लौट आए हैं, आदमी वापस लौट आए हैं। तो ये कविता जो है आशावाद की और मनुष्य के वापस आने की है। और मानवीय स्वभाव की यंत्रणा, जब आप जिंदगी में धक्के खाते हैं, झटके खाते हैं, तो आपको बखूबी मालूम होता है। सपेरे बैरंग लौट गए, इस कविता में मैंने दिखाने की कोशिश की। ये पहला संग्रह था मेरा। दोस्त न मिले होते तो अच्छा था, दोस्त न मिले होते तो अच्छा था, दुश्मनों से तो खतरा जाहिर ही था। दोस्त न मिले होते तो अच्छा था, दुश्मनों से तो खतरा जाहिर ही था। दोस्त कब सांप हो गए मैं नहीं जानता, दोस्त कब सांप हो गए मैं नहीं जानता, कब आस्तीन में पलने लगे मैं नहीं जानता, कब आस्तीन में पलने लग गए मैं नहीं जानता। सांप कब आस्तीन में पलने लगे मैं नहीं जानता, सांप कब डस गए मैं नहीं जानता। जहर जब असर करने लगा तब मालूम हुआ मौत करीब है। जहर जब असर करने लगा तब मालूम हुआ मौत करीब है। सांप बाबियों में नहीं है, सांप बाबियों में नहीं है। सपेरे बैरंग लौट गए,
वे नादान थे, सपेरे बैरंग लौट गए, वे नादान थे, उन्होंने आस्तीनें नहीं देखी मेरी तरह, उन्होंने आस्तीनें नहीं देखी मेरी तरह। ये कविता एक अलग रुई हो गए रिश्तों के ऊपर में, बड़ी सरल सी कविता है, शायद आपको अच्छी लगे न लगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जो रिश्तेदारियों में सुख का अनुभव किया वो इस कविता में मैंने दिखाया कि छूते ही छुई मुई हो गए, छूते ही छुई मुई हो गए, तो कभी रुई तो कभी लाजवंती हो गए, कभी लाजवंती तो कभी रुई हो गए, स्वार्थ जब तलक सधता रहा, प्रेम शुक्ल पक्ष में चंद्रमा सा बढ़ता रहा, स्वार्थ जब तलक सधता रहा, प्रेम शुक्ल पक्ष में चंद्रमा सा बढ़ता रहा, और स्वार्थ जब ना सधा तो रिश्ते सुई हो गए, छूते ही छुई मुई हो गए, रिश्ते कभी रुई हो गए, स्वार्थ जब तलक सधता रहा, प्रेम शुक्ल पक्ष में चंद्रमा सा बढ़ता रहा, स्वार्थ जब न सधा तो रिश्ते सुई हो गए। ये अनुभव की भट्टी में से निकाला गया कुछ कहना चाहिए कि गर्मा गर्म कहना चाहिए, अब ये सामान है जो आपको पता नहीं कैसा लगे। एक कविता और जो मैंने पसंद की थी इस संग्रह से, मुझे बहुत अच्छी लगती है तो वो माँ पर। मुझसे लोगों ने कहा कि साहब आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। अभी इंग्लिश का शब्द ऐसा है, इसमें जरा ठीक से अंग्रेजी बोल नहीं पाता, नॉस्टैल्जिक क्या शब्द है ये। मैंने कहा भाई साहब माँ कभी नॉस्टैल्जिक नहीं होती, माँ तो माँ होती, वो कैसे नॉस्टैल्जिक हो सकती है। अब आपका अपना मानना हो सकता है नॉस्टैल्जिक हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो कभी नॉस्टैल्जिक नहीं होती। तो मेरा ऐसा भी मानना है कि माँ जो है वो ज़िंदगी की सबसे पहली कविता है, सबसे पहला शब्द जो कहा जाता है शिशु के द्वारा वो माँ है, वही आदि कविता है। उसके बाद जो भी है वो सब फिर तो क्या है क्या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन माँ जो है एक कविता है। माँ के ऊपर मैंने कविता लिखी, कमर बूढ़ी माँ के ऊपर में कमर झुक गई, माँ बूढ़ी हो गई है, प्यार वैसा ही है, याद है माँ कैसे रोया बचपन में सुबह सुबह कर, माँ ने पूछे आंसू खुरदरी हथेलियों से, कहानी सुनाते सुनाते चुपड़ा ढेर सारा प्यार गालों पर, सुबह सुबह रोटी पर रखा ताजा मक्खन, रात में सुनाई सोने के लिए लोरियां, इस उम्र में भी नहीं थकी माँ, इस उम्र में भी नहीं थकी, माँ तो माँ है, कमर झुक गई पर प्यार वैसा ही है। ये कविताएं मेरे दिल के करीब की कविताएं हैं, और इन कविताओं को जब मैं पढ़ता हूँ तो कभी कभी मुझे लगता है कि क्या ये कविता मैंने ही लिखी और किन परिस्थितियों में लिखी है। यहाँ पर बस्तर की एक कविता जिसमें वहाँ की हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कैसे वहाँ डरावना दृश्य पैदा होता है, गुर्गा इस कविता में दिखाने की कोशिश की है। जंगल धधकने लगा है, एक जगह मैंने जंगल सुलगने की बात की थी कि जंगल, एक कविता मेरी है कि जंगल सुलगने लगा है बीड़ी सा, वो बात पुरानी हो गई साहब, अब तो जंगल धधकने लगा है पलाश, जंगल धधकने लगा है पलाश का अंगारे सा, बसंता धमका है गुर्गे सा, कस्बे के रंगदार का फिर आया है डालने डाका, दोना भर पेज पर, दोना भर पेज पत्ते से जो दोना बनाया जाता है, उसमें जो चावल को रात में रखकर पानी डालकर सुबह नमक डालकर खाया जाता है, दैट इज पेज। कस्बे के रंगदार का फिर आया है डालने डाका, दोना भर पेज पर फगुनी की सेज पर, फगुनी की सेज पर दोना भर पेज पर फिर आया है डालने डाका, जंगल धधकने लगा है पलाश का। और चाहे बस्तर हो चाहे बाहर हो चाहे कहीं भी हो, मैंने तो देखा कि सभ्य सुसंस्कृत लोगों में भी लड़ाइयाँ जो हैं वो होती हैं, बड़ी सभ्य प्रकार की होती हैं।
मेरा व्यंग आप समझ रहे हैं कि बड़ी सभ्य किस्म की लड़ाइयाँ होती हैं और आमने सामने किस तरीके से ये मामले होते हैं आप देखिए जरा। एक मैंने वहाँ पर मड़ई में एक दृश्य देखा और फिर ये कविता मैंने लिखी थी उस समय। आमने सामने मुर्गे खुद नहीं लड़ते, मुर्गे खुद नहीं लड़ते, लड़ाए जाते हैं। मड़ई में मुर्गे की टांग में बांध दी जाती है छुरी, मैदान में आमने सामने होते हैं मुर्गे। खौफनाक खेल शुरू होता है, आदमी होते हैं मुर्गे के पीछे। मुर्गे भिड़ जाते हैं एक दूसरे से, दोनों ओर से आदमी चीखते चिल्लाते हैं जी भर के। दोनों ओर से आदमी चिल्लाते हैं जी भर के। लहूलुहान मुर्गे अगल बगल कुछ नहीं देखते, लहूलुहान मुर्गे अगल बगल कुछ नहीं देखते। मुर्गे प्रशिक्षित हैं जान लेने के लिए, मुर्गे प्रशिक्षित हैं जान लेने के लिए। एक मुर्गा जीतता है, दूसरा दम तोड़ता है। भीड़ हो हल्ला मचाती है। जीतने वाला आदमी हारे हुए मुर्गे को लाद चल पड़ता है। मैदान अभी खाली नहीं हुआ है, मैदान अभी खाली नहीं हुआ है तमाशबीनों से। फिर मुर्गे तैयार हैं लड़ाए जाने के लिए, लड़ाए जाने के लिए। शायद आज की डेट में ये कविता दिन दहाड़े सामयिक हो लिखी गई तो ये 40 साल पुरानी है। दिन दहाड़े, दिन दहाड़े सब कुछ होता रहा और देखने वाले देखते रहे। लोगों ने कुछ नहीं कहा किसी से। दिन दहाड़े सब कुछ होता रहा और देखने वाले देखते रहे। लोगों ने कुछ नहीं कहा किसी से, कुछ नहीं सुना, सबूत मिले ही नहीं वारदात के। सच कहीं और नहीं सीने में दफन हो गया, सच कहीं और नहीं सीने में दफन हो गया। इसी संग्रह से एक कविता और है। जब हम मेरा ख्याल है कि करीबन ये भी 35-36 साल पुरानी बात है। एक चांग बखार का इलाका है सरगुजा का, बहुत मोस्ट रिमोट एरिया, जिसमें हम उधर सूरज के इलाके में ऊपर की तरफ में, वहां पर एक संतोखी साव नाम का आदमी मिला। हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी साथ में थे, तो हमने कहा जनाब यहाँ तो खटिया मिलेगी सोने के लिए, एक दरी मिल जाए तो ठीक ना, चटैया लगा के सोइए स्कूल में, और आपको ज्वार की रोटी मिलेगी, घी भी मिलने वाला नहीं है, और आलू की सब्जी मिल जाए तो गनीमत है, और कुछ नहीं मिलने वाला है। उस गांव की तकलीफ, कैसा गांव है। एक शब्द आया रैंड, रैंड रिहंद को कहते हैं वहां पर, और एक शब्द इसमें आया है रकसगंडा। तो रकसगंडा जो है वो वहाँ का एक वाटरफॉल है, रैंड के ऊपर, रिहंद नदी के ऊपर बना हुआ है। बिवाइयाँ, संतोषी मैं नहीं भूला तुम्हें, चांदनी में बमुश्किल जवार हासिल कर खिलाई थी तुमने रोटियां। चांदनी गांव का नाम। संतोषी मैं नहीं भूला तुम्हें, चांदनी में बमुश्किल जवार हासिल कर खिलाई थी तुमने रोटियां। रात में जब हम पहुंचे थे देर से, लालटेन की रोशनी में तुमने बताया था कैसे गलत सलत की गई थी पत्थर गड्डी, डिमार्केशन, जमीन की नापजोक, कैसे गलत सलत की गई थी पत्थर गड्डी। रैंड के जलप्रपात की तरह पसीना बहाकर भी आदमी बना रहा केवल मजूर, पथरीले खेतों में खटने के लिए। रात भर बहुत कुछ कहा तुमने, सुनते सुनते मैं सोचने लगा रात कितनी लंबी होती है दुख की। सूरज निकलने से पहले, चलने से पहले और बिवाइयां फट जाती हैं। सूरज निकलने से पहले चलने से बिवाइयां और फट जाती हैं। पगडंडी पर पड़े कंकड़ पत्थरों की मेहरबानी से जब तेज हवा चल रही हो, जब तेज हवा चल रही हो, भभकती लालटेन के बुझने का खतरा बढ़ जाता है। मैं सोचने लगा सूरज का जल्द निकलना जरूरी है, बहुत जरूरी है, चेहरों की पहचान के लिए, रास्ते की पहचान के लिए, अपने आप से पहचान के लिए। सूरज का निकलना, जल्द निकलना बहुत जरूरी है, चेहरों की पहचान के लिए, रास्तों की पहचान के लिए, अपने आप से पहचान के लिए। तो इसमें एक कविता जो आखिर में मैं सुनाना चाहता हूँ इस संग्रह से, कि हमें भेजा किस लिए गया, हम आए किस लिए। इसमें मैंने एक आत्मसंतोष व्यक्त किया है
कि इस गांव में जब मैं गया चांग बखार में, और बड़ी दूर पैदल जाके पैरों में छाले भी पड़ गए, बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन गए हम वहां पर। तब मैंने लिखा, अब भी सलामत है कदमों के निशान। मैं जब शुरुआती दौर में गया और बाद में वरिष्ठ पद पर चला गया, 25 साल बाद फिर उस गांव में गया, तो अब भी सलामत है कदमों के निशान। चांग बखार की तपती रेत में पाँव में पड़े छालों के निशान, अब भी सलामत हैं कदमों के निशान। चांग बखार की तपती रेत में पाँव में पड़े छालों के निशान। जोहन जोखन के मुरझाए चेहरों पर हंसी लौटाकर भूल गया हूँ छालों की जलन। जोहन जोखन वहाँ के गांव के लोगों के नाम। जोहन जोखन के मुरझाए चेहरों पर हंसी लौटाकर भूल गया हूँ छालों की जलन। अब गांव पहचानने लगे हैं मेरे कदमों की आहट। अब गांव पहचानने लगे हैं कदमों की आहट। एक कविता ऐसी है जिसका सुनाने का मैं लोक समरण नहीं कर पा रहा हूँ कि जो साधारण आदमी है, कलकत्ता में मैंने इसे देखा था। कलकत्ता में आप देखेंगे सवारी रिक्शे में आदमी जुटता है। एक फिल्म थी जिसमें बलराज साहनी साहब ने इस रोल को किया था, बड़ा अच्छा रोल था वो, जेठ में। इसका शीर्षक है कि जेठ की चिलचिलाती धूप में कोलतार के आंसू रोती है मेरे शहर की सड़कें। जेठ की चिलचिलाती धूप में कोलतार के आंसू रोती है मेरे शहर की सड़कें। गोया उनका रक्त काला स्याह पड़ गया है। गोया उनका रक्त काला स्याह पड़ गया है, जिन पर कभी कभी धंस सी जाती हैं, कभी लड़खड़ाती हैं बोझ भरी बैलगाड़ियां, जिनमें कभी कभी बैल की जगह आदमी जुते होते हैं। जिनमें कभी कभी बैल की जगह आदमी जुते होते हैं। इन्हीं सड़कों पर सड़कों की छातियों को चीरती, मानव को धूम्रपान कराती, सरपट दौड़ा करती हैं भारी भरकम मोटर गाड़ियां, सभ्यता की दौड़ को चुनौती देती हुई। तो ये जो बड़े तल्ख अनुभव हुए, इसमें मैंने इस कुछ कविताओं को इसमें विस्मित ना होना में लिया। इसके बाद में मेरा एक संग्रह और वो आया, वो था इतना ही नमक। इतना ही नमक में भी कुछ इस प्रकार की कविताएं थीं जो मुझे बड़ी अच्छी हैं, जिसमें कुछ प्रेम कविताएं भी हैं इसमें। इसमें एक आदमी की बड़ी विवशता और उसकी जिजीविषा को मैंने दिखाने की कोशिश की है मरने से पहले। पहली कविता जो है इसकी, जो मुझे पसंद बहुत है, वो मरने से पहले, ये इसका शीर्षक है। टूटने से पहले और टूटने तक अंतराल है निस्तब्धता का, निपट अकेले पगडंडी पर चलते हुए रस रही है एक कविता, पहाड़ जैसे दिनों को काटती, घड़ी की सुइयां खिसक रही हैं धीरे धीरे। गहराते धुंधलके में एक नदी अभी भी तोड़ रही है पत्थर। गहराते धुंधलके में एक नदी अभी भी तोड़ रही है पत्थर, थकती हुई धार से। हर सांझ की गई मौन प्रार्थनाओं पर से विश्वास डिगने से पहले एक और प्रार्थना की चाह में जीना कितना मुश्किल है मरने से पहले। हर सांझ मौन प्रार्थनाओं पर से विश्वास डिगने से पहले एक और प्रार्थना की चाह में जीना कितना मुश्किल है मरने से पहले, मरने से पहले। तो ये कविताएं जो हैं कुछ थोड़े से अलग किस्म की कविताएं हैं। और इसमें मैंने एक कविता जो इतना ही नमक की बात की थी, जो बस्तर के शोषण से संबंधित थी, या जहाँ और भी कोई हमारा वनांचल है जहाँ पर शोषण हुआ करता है, और उसमें उस पर मैंने ये सवाल उठाया है। चार के फलों की खट मिठास से मुंह बिचकाती नोनी फोड़ रही है नन्ही नन्ही गुठलियां। चार के फलों के खट मिसाज से मुंह बिचकाती नोनी फोड़ रही है नन्ही नन्ही गुठलियां। पत्थर के बीच कभी पिस जाती है चिरौंजी गुठली के साथ। पत्थर के बीच कभी पिस जाती है चिरौंजी गुठली के साथ, तो कभी पत्थर से टकराकर पत्थर उगल देते हैं चिंगारी, बमुश्किल निकलते हैं साबुत दाने।
मुश्किल निकलते हैं साबुत दाने, नोनी जानना चाहती है। एक इतनी मेहनत से एक पायली चिरौंजी के बदले अब भी क्यों ही मिलेगा, अब भी क्यों मिलेगा इतना ही नमक। बमुश्किल निकलते हैं साबुत दाने, नोनी जानना चाहती है। एक पायली चिरौंजी इतनी मेहनत से, इसके बदले अब भी क्यों मिलेगा इतना ही नमक। एक बड़ा शगुफा हुआ था बहुत पहले। ज़मीनों पर खड़े दरख्त काट लिए गए, बड़े सस्ते में औने पौने दाम पर उनको बेचा गया, और जिन्होंने बेचा कमाया उन्होंने लखपति हो गए। ये एक दास्तान वहाँ की। अपने हाथ कटा लिए हैं उसने। हरे भरे सागौन पर कल टपकाई थी जिसने लार, हरे भरे सागौन पर कल टपकाई थी जिसने लार, हर एक दरख्त सौदा है उसके लिए। जड़, तना और शाखों के तयशुदा हैं दाम, पत्ते भी अलहदा नहीं है खरीद फरोख्त से। ये बहुत पुरानी कविता है, इसलिए 1 रुपए के नोट का जिक्र आया इसमें। 1 रुपए के 100 नोटों की 10 गड्डियों के ढेर में, ध्यान दीजिएगा, 1 रुपए के 100 नोटों की 10 गड्डियों के ढेर में बोराए हड़मा की समझ से परे है ग्रीन गोल्ड का मतलब। वन नहीं जानता, दरख्त नहीं, अपने हाथ कटा लिए हैं उसने। दरख्त नहीं, अपने हाथ कटा लिए हैं उसने। तो यहाँ पर जो एक सामंतवाद होता है जिसको कहते हैं आपकी, एक जो शोषण का प्रतीक जिसको कहते हैं, वहाँ पर एक जगह में एक शायद कोई किला था जिसको देखने गया था मैं, और जिसको देखकर मैंने कविता लिखी, क्योंकि एक मिथक था कि साहब वहाँ पर किसी कन्या का कुछ उसके साथ दुष्कृति किया गया और उसको मार दिया गया, और वहाँ उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। तो उसकी मूर्ति सिंह द्वार पर लगाई गई, उसके बावजूद भी वो जो इमारत बची नहीं। तो वो कुछ ऐसे मिथक पर ये हमारे एक जिले की कहानी थी। सिंह द्वार, यहाँ दी गई थी कई निर्दोषों को फांसी, यहाँ दी गई थी कई निर्दोषों को फांसी। तो उधर अस्मत गंवा बैठी 17 साल की नौब्याहता ने नदी में लगा दी थी छलांग। कुछ एक कर्जदार तो बाजू वाले कमरे की दीवार में जिंदा चुनवा दिए गए थे। कुछ एक कर्जदार तो बाजू वाले कमरे की दीवार में जिंदा चुनवा दिए गए थे। रंग महल को न जाने कितनी कुआरियों ने अपने रक्त से रंगा था। रंग महल को न जाने कितनी कुआरियों ने अपने रक्त से रंगा होगा। टोटके के लिए सिंह द्वार पर बैठाए जाने पर भी एक आत्महंता की मूर्ति ईंट ईंट बिखरने को है इस राजप्रासाद की। टोटके के लिए सिंह द्वार पर बैठाए जाने पर भी एक आत्महंता की मूर्ति ईंट ईंट बिखरने को है इस राजप्रासाद की। पहले बुर्ज गिरा, फिर कचहरी, फिर रंग महल, और कुलदीपक, और आज सिंह द्वार गिरने को है। आज सिंह द्वार गिरने को है। पहले बुर्ज गिरा, फिर कचहरी, रंग महल और कुलदीपक, आज सिंह द्वार गिरने को है। उस खानदान में फिर साहब कुलदीपक बचा नहीं कभी। तो ये कविताएं इस तरह की है। और आजकल अब ये देखिए एक समसामयिक कविता, हालांकि है ये पुरानी, ये भी भीड़। यह जो यहाँ हो रहा है और जुट रहे हैं लोग, एक अदद आदमी की सोच से परे हो हल्ले वाली भीड़ है। यह जो यहाँ हो रहा है और जुट रहे हैं लोग, एक अदद आदमी की सोच से परे हो हल्ले वाली भीड़ है। भीड़ हो सकती है अक्सर नेतृत्व विहीन, भीड़ हो सकती है अक्सर नेतृत्व विहीन, तब होती है खतरनाक मधुमक्खी की छत्ते की मानिंद। भीड़ हो सकती है अक्सर नेतृत्व विहीन, तब होती है खतरनाक मधुमक्खी की छत्ते की मानिंद। भीड़ के लिए बेमानी है बच्चे की मासूमियत। जवान होती हुई लड़की, खांसते थरथराते बूढ़े, बीमार लाचार लोग, भीड़ के लिए बेमानी है बच्चे की मासूमियत। जवान होती लड़की, खांसते थरथराते बूढ़े, बीमार लाचार लोग, भीड़ की आंखों में उतरता लहू उन्माद है। भीड़ की आंखों में उतरता लहू उन्माद है। भीड़ की आंखों में उतरता लहू उन्माद है। अब ये देखिए कि एक कविता और है इसमें, हालांकि मुझे ये
लगती तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ डिप्लोमेसी ज़रूर है, दोस्तों की शक्ल में। ये दोस्त बड़े खतरनाक होते हैं साहब, कई बार बड़ा मुश्किल है। मेरे तो बड़े लिमिटेड दोस्त हैं, जानने वाले बहुत हैं, पहचानने वाले बहुत हैं, दोस्त बहुत कम हैं। दोस्तों की शक्ल में वे मिले भी तो दोस्तों की शक्ल में, लिबास से शक करने की तो गुंजाइश नहीं थी। वे मिले भी तो दोस्तों की शक्ल में, लिबास से शक करने की गुंजाइश न थी। उनकी हंसी में मासूमियत थी। वे बगीचे में तितलियां पकड़ने आए लड़कों की तरफ गए थे। उन्होंने बसंत के चटकीले फूलों को चुना था बुके के लिए। किसे मालूम था गुलाब के गुच्छों के नीचे उन्होंने ही छिपाए थे बम, जिनके धमाकों से झुलस गई फूलों की पंखुड़ियां, तितलियों के रंग बिरंगे पंख, दूर तलक हरी हरी घास हवा में घुल गई। कई चीखें एक साथ हवा में घुल गई, कई चीखें एक साथ। वे मिले भी तो थे दोस्तों की शक्ल में, वे मिले भी थे दोस्तों की शक्ल में। अब एक कविता जिसमें मैंने पसीने का जो है ये विकास के साथ बड़ा अच्छा तालमेल बैठाने की कोशिश की है, ये मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। बड़ी छोटी सी कविता है, पसीना। इश्क ऐसे खेल होता है, बड़ा महंगा है। मैंने भी एक जिले में इसका कोड बनाया था, उस जमाने में 10 लाख रुपए लगे थे, आज तो पता नहीं कितने लगते होंगे। स्क्वैश रईसों का खेल है। स्क्वैश खेलने के बाद पसीने की बूंदों का टिप टिप गिरना लाजमी है। स्क्वैश खेलने के बाद पसीने की बूंदों का टिप टिप करना लाजमी है। तेज धूप में कुदाली चलाते हुए पसीने से तरबतर होना विवशता है। तेज धूप में कुदाली चलाते हुए पसीने से तरबतर होना विवशता है। पसीना तो दोनों जगह है, पसीना तो दोनों जगह है। फर्क सिर्फ इतना है, वहां भूख नहीं लगेगी, वहां भूख नहीं लगेगी, और यहाँ भूख नहीं मिटेगी। पसीना बहाए बगैर, पसीना दोनों जगह है। फर्क सिर्फ इतना है, वहां भूख नहीं लगेगी, यहाँ भूख नहीं मिटेगी। पसीना बहाए बगैर। और एक कविता और जिसको मैंने उस वक्त लिखा था तो लोगों ने मुझे कहा था कि होशियार, लेकिन मैंने तो लिख दिया। वक्त, ध्यान दीजिएगा, तो कुछ शब्द ऐसे जिससे आप पकड़ लेंगे इसे। नदी बांचती रही इतिहास, नदी बांचती रही इतिहास, लोग करवट बदल कर सो गए। वक्त कंदील की रोशनी में खबरदार करता रहा बार बार, सोमनाथ से अक्षरधाम तक खून ने नहीं बदली तासीर, अक्षरधाम तक खून ने नहीं बदली तासीर। सोडियम वेपर लैंप की रोशनी में भले ही धूप का एहसास हुआ हो, सोडियम वेपर लैंप की रोशनी में भले ही धूप का एहसास हुआ हो, सुबह की बाट जो होती माँ अब भी खड़ी है गोधरा के रेलवे प्लेटफार्म पर। सुबह की बाट जो होती माँ अब भी खड़ी है गोधरा के रेलवे प्लेटफार्म पर। तो ये इतना ही नमक शीर्षक से जो कविता थी, ये शीर्षक था। और पहले जो मैंने आपको कविताएं सुनाई वो ये विस्मित ना होना से थी। इसके बाद एक हिज्जे सुधारता है छान। लोगों ने कहा, बोले साहब आप बड़ी तल्ख तल्ख कविताएं लिखते हो, कि आपकी जिंदगी में प्रेम व्रेम नहीं है क्या? हमने कहा साहब प्रेम बहुत है, कैसे नहीं है प्रेम। और चलिए साहब आपको प्रेम की कविताएं सुनाते हैं, बड़ी अच्छी कविताएं। और इस उम्मीद के साथ में कि धूप की गुमशुदगी के सर्दीले दिन, धूप की गुमशुदगी के सर्दीले दिन, और ठिठुर रही है रिश्ते की गर्माहट, संवेदनाएं जम रही हैं, आत्मव्रत होने के दिन हैं, जमी हुई नदी के किनारे, बर्फ से लदे चिनार के नीचे, ठिठुर थी जीविशा को भरोसा है, एक दिन नदी फिर बहेगी धूप के साथ साथ, एक दिन नदी फिर बहेगी धूप के साथ साथ। उम्मीदों पर दुनिया कायम है। प्रेम एक बार फिर देखिए, मुरझाने का खौफ था, मुरझाने का खौफ था, लिहाजा फूल तब्दील हो गए कविताओं में। मुद्दतों बाद जैसे ही तुमने छुआ मेरी उंगलियों को, एक ताजा हवा का झोंका छू गया हम दोनों को, देह गंध में डूबी बिखर गई भीनी भीनी खुशबू,
देह गंध में डूबी बिखर गई भीनी भूनी खुशबू, हम भौरे भरे बगीचे में हैं या कविता हैं एक दूसरे में। मुरझाने का खौफ था, लिहाजा फूल तब्दील हो गए कविताओं में। मुद्दतों बाद जैसे ही तुमने छुआ मेरी उंगलियों को गुलदस्ता लेने के बहाने, ताजा हवा का एक झोंका छू गया हम दोनों को। देह गंध में डूबी बिखर गई भीनी भीनी खुशबू, हम भौरे भरे बगीचे में हैं या कविता हैं एक दूसरे में। तो एक ये कविता है, और एक देखिए बड़ी छोटी सी कविता में कैसे अनुपम कुमार जी ने कहा था मैं संवाद मेरी कविताएं करती हैं। ये संवाद है, देखिए कैसा संवाद है। नोनी लड़की को कहते हैं। एक और वृंदावन। जब नहीं करता हूं बात, बार बार क्यों हो जाती हो बेचैन ओ नोनी। जब नहीं करता हूं बात, तब बार बार क्यों हो जाती हो बेचैन ओ नोनी। हाँ, याद आया, अब बड़ी हो गई हो ना, और तुमने मना भी किया है इस संबोधन से। तुम्हारे हृदय का बढ़ता हुआ स्पंदन बता देता है आंखों को तलाश है मेरी, और तुम सुनना चाहती हो वही स्वर जिससे आह्लादित होता है एक और वृंदावन, जिससे आह्लादित होता है एक और वृंदावन। इसमें मैंने कुछ कविताएं बड़ी छोटी छोटी लिखी हैं, बड़ी छोटी छोटी लाइनें हैं। हिज्जे सुधारता है चांद, धीरे धीरे रस रही है रात, टहलते टहलते हिज्जे सुधारता है चांद। ज्यो ज्यो चंद्रमा प्रकाशमान होता है, सारे तारे धीरे धीरे गायब होते हैं। जिंदगी के कैनवास पर जब आपकी रोशनी बढ़ती है अनुभव की, अपने आप बहुत सारी चीजें गायब होने लगती हैं। ये अनुभव के हिज्जे सुधारने की तथा कथा है। धीरे धीरे रस रही है रात, टहलते टहलते हिज्जे सुधारता है चांद। और छोटी छोटी जो कविता है उसमें आप देखिए कि जब आप किसी से मिलें तो अनुभूति कैसी होती है। उसका मिलना ईशान वन में धुंध का छटना, धूप का पत्तियों और शाखों को हौले से छूना, घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर किसी व्यू पॉइंट पर खिलखिलाती धूप, शर्मीले सेमल और सुर्ख पलाश को अपलक निहारना, हमराई के आगोश में मकरंद का झरना, सरई की खुशबू में साथ पगडंडी पर, महुए के फूलों में सुध-बुध राह पर खो देना, पहाड़ी नदी हो जाना, स्मृतियों की धरती पर दुपट्टा सी हरी घास का उगना, उस मोड़ तक साथ आना और साथ लौट जाना, उसका मिलना जैसे ईशान वन में धुंध का हटना। तो ये कुछ कविताएं हैं, और छोटी छोटी लाइनों की चार लाइनों की कविताएं मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। कितना नमकीन है प्यार, लहरों में देखिए कैसे ज्वार उठता है, उसको मैंने दिखाने की कोशिश की है। चंद्रमा के लिए लहरों में ज्वार, कितना नमकीन है प्यार। चंद्रमा के लिए लहरों में ज्वार, कितना नमकीन है प्यार। अनगिन लहरें, अकेला चंद्रमा, अनगिन लहरें बावरी गोपियों सी, कोई नहीं बजाता बांसुरी। एक शीर्षक देखिए, असंख्य तारे फिर भी कोई नहीं बजाता बांसुरी, चंद्रमा के न होने पर। शिल्पगत और कविता के जो बिंब है प्रतीक, उसमें मैंने काफी तोड़ने की मरोड़ने की कोशिश की, अलग अलग तरीके से बात करने की बात की। छुट्टी पर चांद, अमावस को छुट्टी पर चांद, मुलाकात की अर्जी लगाती हैं लहरें। अमावस को छुट्टी पर चांद और मुलाकात की अर्जी लगाती हैं लहरें। और एक देखिए साहब, ये तो शायद आपके साथ भी कभी हुआ हो, जरा दिल टटोल कर देखें। आखिर मिल ही गई, आखिर मिल ही गई तुम और खोई हुई कविता। आखिर मिल ही गई तुम और खोई हुई कविता, जो कभी लिखी थी तुम्हारे लिए। तुम मिली तो मैं न रहा, तुम मिली तो मैं न रहा, और कविता मिली तो तुम न रही। तुम मिली तो मैं न रहा, और कविता मिली तो तुम न रही। आखिर मिल ही गई तुम और खोई हुई कविता। इसके बाद में कुछ कविताएं, एक कविता जो है मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये बड़ी, मैं इसको कभी पढ़ते पढ़ते बड़ा भाव विभोर हो जाता हूँ। किसे पुकारूं, किसे पुकारूं लौट आओ आने के लिए, किसे पुकारूं लौट आओ आने के लिए।
समंदर की लहरों ने मिटा दिए हों जब रेत पर अंकित नामों निशान। समंदर की लहरों पर मिटा दिए हों जब रेत पर अंकित नामों निशान। स्मृतियों के धुंधलके में उभरती और लुप्त हो जाती हैं छवियां। समंदर की लहरों ने मिटा दिए हों जब रेत पर अंकित नामों निशान। स्मृतियों के धुंधलके में उभरती और लुप्त हो जाती हैं छवियां। किसे पुकारूं लौट आओ आने के लिए, किसे पुकारूं लौट आओ आने के लिए। इसके बाद कुछ शरारती कविताएं जो मौसम हमारे साथ करता है, इसको मुझे सुनाना चाहिए। धूप के टुकड़े के बहाने। सुनो, इस धूप के टुकड़े को नजरबंद करना चाहता हूँ। सुनो, इस धूप के टुकड़े को नजरबंद करना चाहता हूँ, पर ये फुदक कर चला जाता है तुम्हारे दालान में। इस धूप के टुकड़े को नजरबंद करना चाहता हूँ, पर फुदक कर चला जाता है तुम्हारे दालान में। थोड़ी देर बाद सरपट हो जाता है सड़क पर, हर रोज दालान में हमें छोड़कर। धूप के टुकड़े के बहाने, धूप के टुकड़े के बहाने अब धूप गुनगुनी लगने लगी है। धूप के टुकड़े के बहाने अब धूप गुनगुनी लगने लगी है। तो ये मैंने आपसे वादा किया था कि मैं फाइल पर आपको एक कविता जरूर सुनाऊंगा, और ये जिंदगी का झटका मेरे साथ भी हुआ। मेरी भी फाइल चली, रेंगी लाल फीता शाही के धागों में लिपटी और खुली भी। बेजान फाइल, एक फाइल बेजान फिर भी रेंग रही है। फाइल में है कुछ कागज आतुर, अपनी पीठ पर हस्ताक्षर का वजन ढोने को। शब्दों से परा ये शीर्षक जो है, ये मेरा संग्रह, ये भी जो आया भी आजकल, जिसमें फेसबुक पर काफ़ी ये चल रहा है। एक फाइल बेजान फिर भी रेंग रही है। फाइल में है कुछ कागज आतुर, अपनी पीठ पर हस्ताक्षर का वजन ढोने के लिए। फाइल किसी के लिए है महज कागज का पुलंदा। फाइल किसी के लिए है महज कागज का पुलंदा, किसी के लिए है धड़कता दिल। आदमी हो जाता है बेजान फाइलें चलाते चलाते। आदमी हो जाता है बेजान फाइलें चलाते चलाते। फाइलों में बंधा कागज का टुकड़ा फड़फड़ाता है लाल फीते से आजादी के लिए। आदमी ना कुछ सुनता है, ना आदमी ना कुछ सुनता है, ना कुछ बोलता है, सिर्फ फाइल चलाता है अपनी मर्जी से। आदमी न कुछ बोलता है, न सुनता है, सिर्फ फाइल चलाता है अपनी मर्जी से। उसके लिए फाइल महज एक फाइल है, उसके लिए फाइल एक महज फाइल है। एक एक कविता बड़ी सटायर है ये, अस्पताल। ये यहाँ हमारा सचिवालय कभी लगता था, DK हॉस्पिटल में। सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते उतरते थकने लगे हैं पाँव। लिफ्ट से आते जाते लोग प्रेरित करते हैं लिफ्ट होने को, पर मैं सीढ़ियां चढ़ने का आदी हूँ। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते उतरते थकने लगे हैं पाँव। लिफ्ट से आते जाते लोग प्रेरित करते हैं लिफ्ट होने को, पर मैं सीढ़ियां चढ़ने का आदी हूँ। एक मरीज हूँ DK हॉस्पिटल में, मर्ज के इलाज के लिए डॉक्टर की जगह बैठे हैं अफसर। खिसियानी हंसी से कर रहे हैं इलाज। वे हाल पूछते हैं मर्ज से हैं वाबस्ता। वे हाल पूछते हैं मर्ज से हैं वाबस्ता, पर बेबस हैं इलाज के लिए, पर बेबस हैं इलाज के लिए। कमरानुमा चेंबर से अब भी उठता है अस्पताल की पुरानी बदबू का भभका। अस्पताल और दफ्तर की जद्दोजहद में नापता हूँ हर एक गलियारा, और सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे उतर जाता हूँ अपने मर्ज के साथ। मैं एक मरीज हूँ DK हॉस्पिटल में, मर्ज के इलाज के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते उतरते चढ़ने लगे हैं, थकने लगे हैं लोग। तो एक कविता का ये जो सिलसिला चला, इसमें मुझसे लोगों ने कहा कि साहब आप अपने इलाके की तरफ की कविता नहीं पढ़ते। मैंने कहा चलो साहब वो भी पढ़ देते हैं। बातचीत के इंतजार में, नहीं मालूम क्या कर रहे होगे इस क्षण। शायद दंतेवाड़ा में बिछाई गई बारूदी सुरंग पर चलने की तैयारी। नहीं मालूम क्या कर रहे होगे इस क्षण। शायद दंतेवाड़ा में बिछाई गई बारूदी सुरंग पर चलने की तैयारी, या उन सुरंगों को हटाने में व्यस्त होंगे सुरंग निरोधी दस्ते के साथ। मुमकिन है कोई सुरंग फट जाए, और मुमकिन है कोई सुरंग फट जाए, और कमरे में कैप्टन रशीद की तरह बेचैन टहल रहा हूँ तुमसे
बातचीत के इंतजार में। अब मित्रों जो है कुछ कविता जो है मैं इससे शब्दों से परे से कविता मैं आपको सुनना चाहता हूँ, जो सिक्के की आखिरी सांस की मेरी कविता है। जिस दिन चवन्नी बंद हुई उस दिन आई वॉज वेरी मच अपसेट। और इसका जब आमुख लिखा था नरेंद्र जी ने, तो उन्होंने मेरी कविताओं पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि यहाँ पुरानी साइकिल की स्मृतियों और खोए हुए कुतुबनामे की तलाश है। जन संस्कृति, लोक संस्कृति और लोक धनोरक किस्सों के बचपन के किस्सों का अंतहीन जाल है। नव पूंजीवाद की आंधी में टहते मानवीय नागरिक सरोकारों के सामने गरीब की मुट्ठी में रखी एक चवन्नी का विलाप है। तो ये कविता इस कविता के को लेते हुए उन्होंने सारे संग्रह के बारे में बातचीत की थी। सिक्के की आखिरी सांस। 30 जून को आखिरी सांस ले ही ली चवन्नी ने। तब चवन्नी का बोलबाला था, भगवान भी खुश हो जाते थे 2-3 पैसे में। भिखारियों के लिए चवन्नी का मिलना किसी महोत्सव से कम नहीं होता था। दक्षिणा में बगैर चवन्नी रुपया अधूरा था। दक्षिणा में बगैर चवन्नी के रुपया अधूरा था। हाट बाजार में चवन्नी अर्थशास्त्र की धुरी थी। 4 आने में मिलती थी एक ढेरी, ऊपर से पुरौनी, नून से लेकर लकड़ी, आम से इमली, और न जाने क्या क्या चवन्नी के गुलाम थे। बारिश गिरते ही 4 आने में मिलते थे परिवार भर के लिए पर्याप्त फुटू। साल के पेड़ के नीचे पनपने वाला एक छोटा सा फल होता है, जो बरसात जैसी पहली बारिश होती है आता है। दोना भर पेज, दोना भर चींटी, चींटी अंडे हाट बाजार में। दोना भर पेज, दोना भर चींटी, चींटी के अंडे हाट बाजार में। पाइली भर मुरमुरा, लाई या सोली भर चना, बहुत से तेंदू, 4 फनस के कौवे, कटहल, 3 रामफल या 5 सीताफल। 4 आने में मसाले की पुड़िया, कपड़ा धोने का सोडा, मिट्टी का तेल, मीठा कड़वा तेल, और न जाने क्या क्या खरीदती थी मोटियारन। चवन्नी में आता था दिवाली के दिए जलाने के लिए, सोली भर रानी जाड़ा तेल। इतने में जल जाते थे घी के दिए। दिन भर दुकान में खटने के बाद नाना रखते थे हथेली पर एक चवन्नी, जिसका मैंने जिक्र अपने बातचीत में भी किया था। लक्ष्मण राव कुल्फी वाले की मटका कुल्फी खरीदने के लिए काफी होती थी वही चवन्नी। घर के पड़ोस में विश्वास होटल में 4 आने में एक समोसा, और इतने में ही एक चाय लेते थे लाला जी। कॉलेज के पास दादू की होटल में भी इसकी गारंटी थी। रवि महाराज के चाट के ठेले पर 4 आने में एक प्लेट चाट, 5 गोलगप्पे, उड़ाने का मजा कुछ और ही था। 4 आने में कपूर बेकरी में मिल जाता था एक सब्जी समोसा, एक बड़ी नान खटाई। बाल सुब्रमण्यम होटल में सादा डोसा, प्रेम जी भाई की होटल में एक प्लेट जलेबी, एक प्लेट गांठिया पर्याप्त थे दादी के लिए। 4 आने में बिना का होटल का रसगुल्ला भी बड़ा लगता था। रावल भाई की दुकान में 4 आने के बिस्कुट 4 मिनट से ज्यादा चलते थे। 4 आने में दूध भर से काफी पी लेता था घर सॉरी 4 आने में दूध से घर भर पी लेता था चाय। 4 आने में 80 पेज की काफी, एक सीस पेंसिल। 4 आने में 80 पेज की कॉपी, एक सीस पेंसिल, एक जी निब दवात भर स्याही। चवन्नी में 10 पैसे जोड़कर हर महीने जमा होती थी हमारी स्कूल की फीस। 4 आने में एक जोड़ी जुर्राब, चेरी पालिश की डिबिया, अमृतांजन की शीशी, और विक्स की डिबिया, हकीम की पुड़िया। गनी भाई 4 आने में करते थे इस्त्री पैंट या बुशर्ट की। लिफाफा तब 4 आने में चिट्ठियां ले जाता था पूरे हिंदुस्तान में। 4 आने में सरजू नाई भी बना देता था शेविंग, बालों की कटिंग। हाट बाजार में ईंटों पर बैठाकर इतने में ही बना देता था 2 जनों की हजामत, जिसे कहते थे इटालियन कटिंग, क्योंकि ईंटों पर बैठ के बनाई जाती थी। जेब खर्च में चवन्नी का मिलना प्रतिष्ठा का सूचक होता था। जेब खर्च में चवन्नी का मिलना प्रतिष्ठा का सूचक होता था। 4 आने में मीना बाजार, सर्कस, रिक्शे की सैर के मजे। मड़ई में 4 आने की तूती बोलती थी। गोंचा में 4 आने की तुपकी से गुच्छा भर पेंग की मार झेलते हुए खिलखिलाने का अपना सुख था। 4 आने में बच्चे भी मना लेते थे पोला का त्योहार। कुंडी बूची या मिट्टी के चक्कों पर मूशे, नांदिए, घोड़े
दौड़ाने का कुछ मजा और था। पोला त्योहार अभी व्यतीत हुआ है। होली में 4 आने का रंग काफी था, प्यार से रंगने के लिए जिसके उम्र भर न छूटने की गारंटी थी। 4 आने का रंग काफी था, प्यार से रंगने के लिए जिसकी उम्र भर न छूटने की गारंटी थी। 4 आने में दंतेश्वरी मंदिर के प्रसाद के लिए मिलता था बड़ा नारियल। महादेव घाट और हनुमान टेकरी पर भी होता था यही दाम। चवन्नी हमारी बुनियाद थी। इन दिनों चवन्नी खो बैठी मोल अपना। कहते हैं उसकी औकात से ज्यादा महंगी हो गई थी ढलाई। इन दिनों चवन्नी खो बैठी मोल अपना। कहते हैं उसकी औकात से ज्यादा महंगी हो गई थी ढलाई। आज चवन्नी के चलन का आखिरी दिन है। बच्चों को अब खतरा नहीं है खेल खेल में चवन्नी निकल जाने का। बच्चों को अब खतरा नहीं है खेल खेल में चवन्नी निकल जाने का। बड़ों को चवन्नी छाप मुहावरे से अपमानित होने का। बच्चों को अब खतरा नहीं है खेल खेल में चवन्नी निकल जाने का। बड़ों को चवन्नी छाप मुहावरे से अपमानित होने का। तो ये सब जो कविताएं मैंने आपको सुनाई, इसके बाद में एक मेरा नया संग्रह आया, नदी के लिए सोचो। नदी के लिए जो सोचो शीर्षक है ये और ये शब्दों से परे, इनमें कविताएं बिल्कुल थोड़ी अलग किस्म की आई एकदम से। और मैंने यहाँ पर प्रकृति के संबंध में मैंने आपसे कहा ना कि मेरी जो रचनाएं जो है प्रकृति और उसकी कृति उससे ज़्यादा ताल्लुकात रखती हैं। और इसमें मैंने उस कविता को यहाँ पर उसमें लेने का कुछ उपक्रम किया है। एक नियाग्रा, आपने नियाग्रा का नाम बहुत सुना होगा अमेरिका में, और ये कनाडा की सीमा पर मैं गया भी वहाँ पर। इसकी भी बड़ी दिलचस्प दास्तान। एक ज्योतिषी ने मुझे कहा कि आप टोरंटो जाएंगे। मैंने कहा भैया कहाँ से टोरंटो जाएंगे, लेकिन पता लगा कि हमें कनाडा जाने का मौका मिल गया। वहाँ पे एक ट्रेनिंग के दौरान हम टोरंटो देख कर आए, दोबारा फिर मौका मिल रहा था। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इंद्रावती जब बरसात में होती है तो उसका क्या स्वरूप होता है। यहाँ भी एक नियाग्रा, जब नौ यमुना नदी उफान पर होती है तब यहाँ भी होता है एक नियाग्रा। इंद्रधनुष के तमाम रंग अक्सर मंडराते हैं आसपास। इंद्रधनुष के तमाम रंग मंडराते हैं आसपास। पूरा नदी, पूरा जंगल नदी को मुग्ध होकर देखता है। पूरा जंगल नदी को मुग्ध होकर देखता है, फिर भी नदी ने कभी काला टीका नहीं लगाया। कहते हैं कि जोरा नाला की नजर लग गई उसे। पूरा जंगल नदी को जब मुग्ध होकर देखता है तब भी नदी ने काला टीका नहीं लगाया कभी। कहते हैं जोरा नाला की नजर लग गई उसे। गर्मियों में बची खुची अस्मिता के साथ वह आई भी तो पतली धार लिए एक चट्टान पर थकी थकी सी। जंगल जानता है नदी सिसकती है रात में। जंगल जानता है नदी सिसकती है रात में। इसमें एक कविता जो है वो 11 साल की लड़की, ये हमने विदिशा में जब हमारा बेतवा उत्थान का कार्यक्रम चल रहा था उस दौरान मैंने लिखी थी। ये भी 20 साल 23 साल पुरानी कविता है। प्यासी धरती पर गिरती पसीने की बूंदें पूछती हैं सांवली नदी से, सांवली लड़की से नदी का अता पता। प्यासी धरती पर गिरती पसीने की बूंदें पूछती हैं सांवली लड़की से नदी का अता पता। हैरान लड़की लिखाना चाहती है रिपोर्ट गुमशुदा नदी की जो बहती थी कल तक यहीं कहीं। हैरान लड़की लिखाना चाहती है रिपोर्ट गुमशुदा नदी की जो बहती थी कल तक यहीं कहीं। लड़की परेशान है, पानी के बगैर सनेगा कैसे मकई का आटा। देगची में कैसे पकेगी दाल, चावल पड़े हैं बगैर धुले हुए। दादी ने अभी तक नहीं लिया है चरणामृत। दादी ने अभी तक नहीं लिया है चरणामृत। माँ ने दिया नहीं अभी तक सूर्य को अर्घ्य और तुलसी के बिरवे को पानी। श्यामा गाय प्यासी है, 3 दिन से नहीं लिपी है झोपड़ी। सोचते सोचते अभी से सयानी हो गई 11 साल की लड़की। सोचते सोचते अभी से सयानी हो गई 11 साल की लड़की। इसमें जो कुछ कविताएं और भी हैं वो ज़्यादातर प्रकृति से संबंधित है। इसमें से मैंने कुछ एक कविताएं आपको सुनाई हैं। और यहाँ पर एक कविता मैं और सुनाना चाहता हूँ कि जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है नदी के बारे में। नदी अब सपने में आती है, नदी अब सपने में आती है।
पहले मैं जाता था नदी के पास, नदी अब सपने में आती है। पहले मैं जाता था नदी के पास, नदी पहाड़ से आती थी, पहाड़ नदी के पिता थे, दरख्तों से नदी का भाईचारा था। सावन में मेघदूत झांकते थे, भिगोते थे, नदी में भी उठती थी लहरें। अब नदी की स्मृतियां शेष हैं, दूर तक बिखरी रेत की परतों में। अब नदी की स्मृतियां शेष हैं, दूर तक बिखरी रेत की परतों में। तो यहाँ पर मैं कुछ एक नई कविताएं भी आपके उसमें लाना चाहता हूँ। एक कविता जो है वो बस्तर के महुआ के ऊपर में है, थोड़ी सी लंबी कविता है ये। 7 फूलों के ऊपर हमने एक कविता लिखी थी जो कथा देश में रमेश अनुपम जी की विशेष टिप्पणी के साथ आई थी, उसमें महुआ भी एक था। ये कविता मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये वहाँ के कहना चाहिए कि महुआ के बहाने शोषण की तथा कथा है। महुआ दिवा स्वप्न नहीं, फिर भी भरम में है आंखें, हवा भी तस्दीक कर रही है, कटघरे में गवाही के लिए मादक गंध से न्याय के देवता लड़खड़ाने के कगार पर हैं। मन बहकने लगा है, अंग प्रत्यंग में अनंग की अंग प्रत्यंग में अनंग की प्रत्यंचा की टंकार से बेलगाम हो रहा है जोड़ी ताप। सफेद चादर सी बिछ गई है, लेकिन ठिठुरने की कोई गुंजाइश नहीं। लोक गीत गाती महुआ बटोर रही है धीरे धीरे सखियों के संग टोकरी में। ये ओले तो नहीं, मोगरा भी नहीं, सफेद हीरे हैं, महुआ के फूल हैं। जंगल, रास्ते, हाट, गांव, घर, आंगन महुआई धमक से अछूते नहीं। बहुरूपिया है महुआ के फूल, हाथ आते ही तब्दील हो जाते हैं लड्डू में। कभी कजरी के आहार में, कभी चुग्गे में, शाम के संग महुआ बहेगा। महुआ भी झूमेगी चेल्लिक के साथ, मांदर की थाप के साथ। थिरकेगा सारा गांव, सरगी के दोने में तूंबे से छलक छलक। बहती मदिराई नदी के आगोश में है सारा गांव। मांदर की थाप के साथ साथ थिरकेगा सारा गांव, सरगी के दोने में तूंबे से छलक छलक बहती मदिराई नदी के आगोश में है सारा गांव। और इधर कोचियों की साजिश से बेखबर और इधर कोचियों की साजिश से बेखबर वातानुकूलित गोदामों में हिरासत में है नीलामी की बारी में। इंतजार में महुआ के फूल, नीलामी की बारी के इंतजार में महुआ के फूल। इधर कोचियों की साजिश से बेखबर, नीलामी की बारी में इंतजार में है महुआ के फूल। तो ये कविता बिल्कुल अभी एक नई कविता है और इसमें एक कविता मैंने जो है खगोल शास्त्र का विश्लेषण करते हुए लिखी। वो नेबुला जो है तारे बनने की प्रक्रिया में जो कुछ गैस और बुलबुले और सब इकट्ठे होते हैं और अंततः वो तारे में तब्दील हो जाते हैं और कुछ की किस्मत ये होती है कि वो फिर हमेशा के लिए ख़त्म ही हो जाते हैं। तो एक कविता मैंने लिखी कि मैंने तुम्हें चमकदार तारे में तब्दील होते देखा है नेबुला। ये सरिस्का की बात है, जब हम वहाँ गए थे और हमने रात में नेबुला और उससे तारे बहुत सारी चीज़ों को हमने समझने की कोशिश की टेलीस्कोप के जरिए। तो मैंने तुम्हें चमकदार तारे में तब्दील होते देखा है नेबुला। ये इतना सरल भी नहीं था, ये इतना सरल भी नहीं था, हर एक पल एक युग की तरह बीता। ये इतना सरल भी नहीं था, हर एक पल एक युग की तरह बीता। अब तुम्हारे चमक से आंखें चौंधिया रही हैं जिनकी, उन्होंने कभी नहीं देखा तुम्हारा मुश्किलों भरा सफर। अब तुम्हारी चमक से चौंधिया रही हैं जिनकी आंखें, उन्होंने कभी नहीं देखा तुम्हारा मुश्किलों भरा सफर। मैंने तुम्हें चमकदार तारे में तब्दील होते देखा है नेबुला। तो ये एक कविता अभी नई कविता में से है। और एक कविता जो है वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इसमें वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि आजकल लोगों की जो मानसिकता है वो बड़ी अजीब सी हो गई है। पता नहीं वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और
उनका अपना एक दृष्टिकोण होता है। और इस कविता को मैं सुनाता हूँ, दोस्त मैं और पेंटिंग। जो नहीं हुआ था वह भी ठीक था, जो हुआ वह भी ठीक है। होने और न होने के बीच जो कुछ हुआ, सोचने की फुर्सत ही नहीं हुई किसी को। एक दिन औचक ही बिलाव ने एक झपट्टे में दबोच लिया सफेद कबूतर। रक्त की बूंदें छिटक गई इधर उधर। ड्राइंग रूम की दीवार पर पेंटिंग की तरह। दोस्त ने टोस्ट कुतरते हुए कहा, तारीफ के पुल बांधे। चाय की प्याली खाली हो गई। तूफान की गुंजाइश की बगैर बहुत सहज तरीके से दोस्त ने विदा ली, इस वायदे के साथ अगली बार वह फिर आएगा ऐसी पेंटिंग देखने। अगली बार वह फिर आएगा ऐसी ही पेंटिंग देखने। मैंने आपसे कहा ना कि मेरी कविताएं दर्द से शुरू होती हैं, और ये दर्द जो है कहाँ जाकर ख़त्म होगा कुछ कह नहीं सकते। एक ऐसा ही कुछ हुआ एक अनमनी शाम को। एक अनमनी शाम को सांस कुछ ठहरने से लगी। एक अनमनी शाम को सांस कुछ ठहरने से लगी। कलम रुक सी गई, इंतजार में कागज कोरा ही रहा। इंतजार में कागज कोरा ही रहा। पलकें झपकना भूल गईं, बदली आंखों में उतर आई। टिप टिप बूंदों ने कागज पर कुछ ऐसा रचा। टिप टिप बूंदों ने कागज पर कुछ ऐसा रचा, वैसा तो फिर कभी नहीं रचा। टिप टिप बूंदों ने कागज पर कुछ ऐसा रचा, वैसा तो कभी नहीं रचा। जीवन का शाश्वत तथ्य तो ये है कि भ्रम टूट ही गया। कभी ना टूटने का भ्रम टूट ही गया। कभी नहीं टूटने का भ्रम टूट ही गया। जब शाख ही नहीं रही अपनी, जब शाख ही नहीं रही अपनी, हवा में कब तक तैरते ख्वाब। चाहे पत्ते हरे हों या पीले, चाहे पत्ते हरे हों या पीले, एक दिन मिट्टी में हो जाते हैं सिर्फ मिट्टी। जब शाख ही नहीं रही अपनी, हवा में कब तक तैरते ख्वाब। चाहे पत्ते हरे हों या पीले, एक दिन मिट्टी में हो जाते हैं सिर्फ मिट्टी। एक मेरा एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, और उसमें मेरे कंधे पर बड़ी गंभीर चोट आई। 3 महीने मुझे तो मतलब उसको रिकवरी में लगा, और उसके बाद साल भर से ज़्यादा मुझे पूरी तरह ठीक होने में लगा। तो उस पर मैंने एक कविता लिखी थी, बाकी है। कंधा टूटा तो क्या, हौसला बाकी है। कंधा टूटा तो क्या, हौसला बाकी है। पांव लड़खड़ाए हैं, भरोसा बाकी है। रात आंखों का सूरमा है, रात आंखों का सुरमा है। एक सुबह भी बाकी है। मेरे हिस्से की भीड़ में अब भी अकेलापन बाकी है। मेरे हिस्से की भीड़ में अब भी अकेलापन बाकी है। नहीं मिल पाया कभी खुद से, नहीं मिल पाया कभी खुद से, वो मुलाकात अब भी बाकी है। कंधा टूटा तो क्या, हौसला बाकी है। पांव लड़खड़ाए हैं, लेकिन भरोसा बाकी है। और साहब, इस उम्र की पगडंडी पर एक लाइन मुझे याद आ रही है, किनकी है मुझे ध्यान नहीं है, कि परिचय भले पुरातन मेरा, किंतु व्यथा जवान हो गई। आज उम्र की पगडंडी पर श्वासों से पहचान हो गई। जिनकी भी लाइन है मैं क्षमा चाहता हूँ उनसे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन साभार उनकी लाइनों को मैंने उद्धृत किया है। और मैं आज कहता हूँ, अपनी बात मैं ही बचा हूँ, बाकी सब बिक चुका है। मैं ही बचा हूँ, बाकी सब बिक चुका है। सिर्फ ज़मीर के सिवाय मैं ही बचा हूँ, बाकी सब कुछ बिक चुका है ज़मीर के सिवाय। मेरा ख्याल है कि कविताएं काफ़ी हो गई हैं। अर्पण कुमार जी, यदि सुन रहे हों तो बताएं, नहीं तो मैं एक आध कविता और सुनाऊं फिर। एक और आशेनी की तलाश में, ये शायद बड़े ध्यान से पढ़िएगा इस कविता को। ये बहुत सारे लोगों की ये व्यथा कथा हो सकती है, तथा कथा हो सकती है। मुझे याद है, पुरखों की हवेली से निकाला गया था, तब कहा गया
तुम यहाँ कहाँ रहते हो? मुझे याद है, पुरखों की हवेली से निकाला गया था, तब कहा गया था तुम यहाँ कहाँ रहते हो? तुम्हारे हिस्से में तो इस बड़ी हवेली की एक ईंट भी नहीं आएगी। अब खंडर होती हवेली सिर्फ सपनों में है। एक अरसे बाद पिता के बनाए घर के दरवाजे भी अब बंद हो गए हैं। पिता के जाने के बाद ये बात अलहदा है। उस घर की नींव में दो चार ईंटें मैंने भी धरी थी, मगर अब वो किसी को नहीं दिखाई देती। नैऋत्य कोण के जिस कमरे को अपने लिए चाव से बनवाया था, अब वह पहुंच से दूर है। सोचा था कभी साथ रहेंगे, सांझा चूल्हा होगा, एक बड़ी बैठक होगी, एक ही पूजा घर, माँ का कमरा का और बाकी सबके लिए अलग अलग कमरे। ये उन दिनों की बात है जब किराए के घर से दरबदर होने की नौबत आ गई थी और आनन फाने में आशीने की नींव पड़ी थी। पीछे आंगन में आम का पौधा रोपा था जो अब मेरी राह देखता भरा पूरा पेड़ हो गया है। सोचा था आंगन में बैडमिंटन खेला करेंगे, पर मेरे लिए उस जमीन पर पैर धरना भी मुनासिब नहीं जो मेरे पैदा होने की खुशी में खरीदी गई थी। लगता है यह सही है, जो बाहर कमाने जाते हैं वे घर के रहते हैं न घाट के। वे जो बाहर कमाने जाते हैं वे न घर के रहते हैं न घाट के। जिंदगी की सांझ में थकने से पहले मैं फिर चल पड़ा हूँ, एक और आशियाने की तलाश में, एक और आशियाने की तलाश में। अर्पण कुमार जी, आशियाना तलाशने जा रहा हूँ। अब आशियाना तलाशने की अनुमति दी जाए। जी जी, बहुत ही अच्छी शाम रही आपकी इन कविताओं के माध्यम से, और तमाम रंग कविताओं में आ सके मित्रों। जीवन स्वयं जिस तरह से वैविध्य से भरा हुआ है, अच्छे बुरे खट्टे मीठे तमाम तरह के अनुभवों से हम रोज गुजरते हैं। कुछ वैसा ही अनुभव इन कविताओं से गुजरते हुए भी हो सका। यह बेहद सुखद रहा। और मित्रों, जिस तरह कहिए कि जो जीवन का अपना अनुभव क्षितिज है और उस पर देखे और जाने की विविध रंगों से इंद्रधनुष खिलते हैं, त्रिलोक महावर जी की कविताओं में भी ऐसे ही इंद्रधनुष खिलते हैं, जिसका आनंद आज हमने उठाया इस शाम। और तमाम रंगों से होते हुए सुख दुख जिनसे यह जीवन बना है, इन कविताओं के साथ हम हो लिए और पता ही नहीं चला कि कैसे 1.5 घंटा बीत चुका है। समाज की समस्याएं हों, व्यक्ति व्यक्ति के बीच निर्मित खाइयां हों और उन खाइयों से उपजे अंतर्विरोध हो, कसक हो या बेहतरी के संघर्ष हो, ये सभी त्रिलोक महावर की कविताओं में उपस्थित है और गहरे दर्ज है। अभी चवन्नी पर भी कविता आपने सुनी। किसी चवन्नी के गायब होने का जो अनुभव है और जिसका सघन सर्जनात्मक उपयोग त्रिलोक जी अपनी इस कविता में करते हैं, वह मित्रों बेहद कमाल का उपयोग है। यह कविता किस तरह से यादगार बन जाती है, खास हो उठती है। और कई मित्रों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जब हम उन्हें भी देखते हैं तो यह बात समझ में आती है कि कैसे इस तरह की कविताओं से तमाम पाठक, दर्शक, भावक अपनी स्मृतियों को जोड़ पाते हैं। यह कवि की एक बड़ी सफलता है। भारत जैसे विश्व विख्यात देश में साहित्य को लेकर, संस्कृति को लेकर जो एक पूरी परंपरा है, वह भी हमें त्रिलोक महावर जी के साहित्य में गुंजायमान होती हुई दिखाई पड़ती है। एक
सांस्कृतिक सामाजिक परिदृश्य उभर कर आता है आज के इस पूरे कविता पाठ से। और कैसे कवि उन तमाम विषयों के साथ, उन मुद्दों के साथ, उस समकाल के साथ स्वयं कर पाता है, यह भी बेहद खास है। पर्यावरण को लेकर चिंता भी त्रिलोक जी के यहाँ बहुत गहराई से आती है। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो नदी की बात अपने आप हो जाती है। नदी पर इनके यहाँ कई कई कविताएं हैं। मनुष्यता की यात्रा में मित्रों, मनुष्यता को ही पोसती आई नदी कालांतर में कैसे छूटती चली जाती है, सिमटती चली जाती है। त्रिलोक महावर का कवि इसे भी दर्ज करता है। और ब्रह्मांड के भीतर जो बड़ी परिघटनाएं हैं, खगोलीय भौतिक महत्व के, कवि उस पर भी अपने हिसाब से लिखता है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो यहां हमने रखे, और ऐसी कई और बातें हैं जो की जा सकती हैं। तो मैं इस अवसर पर उनकी जो कविताओं के संकलन है उसे हम एक बार यहां देखते चलते हैं। संयोग से अभी मुझे लगता है कि इंटरनेट की स्पीड ठीक है, तो ये कुछ कविताओं के संकलन है जो हम देखते चलते हैं, और इसके बाद कुछ और बातचीत भी हम करेंगे। ये देखिए अलग अलग संकलन त्रिलोक महावर जी की कविताओं के। इतना ही नमक हिज्जे सुधारता है चांद, नदी के लिए सोचो शब्दों से परे। एक संग्रह जो हमने आज इस अवसर पर यहां रखे, और यह जो पहला संग्रह बेहद खास विस्मित न होना, तो इसे भी आपने देखा और इन सब संग्रहों से कविताएं भी सुनी। मित्रों, इस अवसर पर हमने कुछ एक ऐसे चित्र भी संजोए हैं जिनमें एक कवि की जो अपनी गतिविधि है साहित्यिक सामाजिक बिरादरी के बीच, उसे भी यहाँ पर रखा गया है। तो स्वयं इस पर हम त्रिलोक महावर जी की टिप्पणी लेते चलेंगे। जी त्रिलोक जी, स्वागत। हाँ जी, नमस्कार। ये प्रख्यात कवि जो हैं राजेश जोशी जी, उनके घर पर मैं गया था। तो वहाँ पर हमने शब्दों से परे उनको भेंट किया, और कविता का नया रूपाकार जो शशांक जी हैं, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, उन्होंने संपादित किया है इसको। उसमें सबसे पहला आलेख राजेश जोशी जी का ही है। तो मैं उनके पास गया था और काफ़ी देर हमारी बातचीत हुई, उनसे मुलाकात हुई। हम शाम को फिर उनकी एक यात्रा चल रही थी, जन चेतना यात्रा थी शायद, ढाई आखर प्रेम की, उसमें भी हम शामिल हुए थे। तो उनका बड़ा अच्छा सानिध्य रहा हमारा, बहुत बढ़िया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मित्रों, कुछ और चित्रों को हम देखते हैं। जी, ये प्रख्यात आलोचक समालोचक जो हैं विजय बहादुर सिंह साहब हैं, जिन दिनों मैं विदिशा में था वहाँ मेरी मुलाकात हुई। फिर हम जब भोपाल में गए तो हमारी उनसे मुलाकात हुई। और अभी थोड़े दिनों पहले मैं गया था तो उनको मैंने उनकी नींद में खलल डाला। वो सोने जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा साहब आप आ गए हो तो हम आपसे बातचीत करेंगे। और काफ़ी देर तक साहित्य पर और गतिविधियों पर और आलोचना पर हमारी चर्चा होती रही। राजेश जी के बारे में भी चर्चा हुई, राजेश जी की कविताओं पर चर्चा हुई, और भी समालोचना का बहुत सारा काम जो आपका है। विजय बहादुर सिंह जी का काम बड़ा अद्भुत है। उन्होंने कई कहना चाहिए कलेक्शंस जो हैं, उसको हिंदी में मैं अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं दे पा रहा हूँ अभी, मुझे मेरे ध्यान से स्लिप हो रहे हैं। वो रचनावली यस का एकाग्र संपादन, यस कई एकाग्र रचनावली का एकाग्र संपादन भी बड़ा किया। महत्वपूर्ण काम उन्होंने जी किया है, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं जी। जी, कई रचनावली का संपादन विजय जी बहादुर जी हाँ सिंह जी जी हाँ, की ओर से एकाग्र हुआ। उन्होंने किया है, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, दुष्यंत कुमार ये जी का और कार्यक्रम में, तमाम। जी हाँ जी, ये जो है इसमें नागर साहब हैं, और अपने अरुण कमल साहब हैं, शरद कोकाश जी हैं, मैं हूँ। एक कार्यक्रम है ये, मेरा ख्याल है शायद पुस्तक मेले का कार्यक्रम है। रायपुर पधारे थे तब उस दौरान हम लोग मंच पर थे, उस समय का फोटो है ये। तो अरुण कमल जी से मेरी अक्सर बातचीत होती रहती है। वो
मैं उनको कविताएं भी भेजता हूँ, मैंने अपने संग्रह भी उनको भेजे हैं, उनसे हमेशा मेरी बात होती है। बहुत ही अच्छे और बहुत ही सहृदय कवि हैं, वरिष्ठ कवि और प्रख्यात कवि हैं। उनका सानिध्य प्राप्त करना बहुत सुखद है। जी आगे बढ़ते हैं। जी ये अभी नदी के लिए सोचो जो किताब आपने दिखाई, 1 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, आपके पूरे हिंदुस्तान के प्रख्यात कवि, वयोवृद्ध वरिष्ठ साहित्यकार, बाल साहित्य के, उपन्यास के, कहानी के जाने माने दिग्गज श्री विनोद कुमार शुक्ल जी के जन्म दिवस पर इसका लोकार्पण रायपुर में हुआ था। और यहाँ पर हम जब ग्वालियर गए थे तो इस पे कृति सम्मान यहाँ मुझे इस किताब पर दिया गया था। पर्यावरण में इसकी महत्ता को देखते हुए श्री अशोक कुमार असफल जी, जो बड़े संवेदनशील संपादक भी हैं और संस्था के प्रमुख भी हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ था कि मुझे तो पता ही नहीं ये किताब कैसे उन तक पहुंची और कैसे हुआ। शायद प्रकाशक ने भेजी, मुझे खबर आई कि सब आपकी सम्मति चाहिए, तब मैं गया था वहां पर अभी कुछ ही दिनों पहले। फिर वहां मुरैना गए, वहां पास में हमने एक माता प्रसाद जी शुक्ल साहब हैं, शायद वो सुन रहे हो कार्यक्रम तो उनको ध्यान आएगा। यहाँ मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे मुरैना के बड़े शानदार जो मंदिर हैं जिसको मोहम्मद अकबर साहब ने रेस्टोर किया था, वो मुझे दिखवाए थे पुरातात्विक दृष्टि से। आज के कार्यक्रम में जिन बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित महानुभावों ने और हमारे विद्वज्जनों ने भाग लिया है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर चैट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे वार्तालाप भी करूंगा और उनको धन्यवाद भी दूंगा। जी आगे प्लीज। जी ये जो है हमारी बड़ी यादगार मुलाकात है, 2018 में बिलासपुर में हुई और हमने ये संग्रह भेंट किया तो उनका बोले बेटे तुम हमसे आज से 20 साल पहले मिले होते तो हम तुम कुछ और बना देते। तो अब मैंने कहा दादा अब तो मैं जो बन गया हूँ सो बन गया हूँ, अब क्या करूँ। तो इन्होंने मुझे मेरे संग्रह को पढ़ा और मुझे बहुत अपनी शुभकामनाएं, अपनी ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिया। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी ये एक मौका है जहां हम बहुत सारे मित्र इकट्ठे हैं। इसमें मेरा ख्याल है शैलेंद्र शरण जी भी हैं और एक कहना चाहिए कि एक्साइज के ऑफिसर भी हैं, सातले जी हैं, अरुण सातले जी भी हैं इसमें। और हम लोग सब ने मिलकर जो ग्वालियर में जो कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो एक यादगार के दौरान हमने चित्र लिया था। सातले जी तो इतने बढ़िया आदमी निकले कि वो, मैं उनकी कविताओं का और उनकी रचनाओं का बड़ा प्रशंसक हूँ और शैलेंद्र शरण सिंह जी से मेरी बहुत अच्छी बात होती है और हमारे जितने मित्र इसमें दिख रहे हैं हमारा उनसे वार्तालाप का क्रम चलता रहता है। ये मेरी ग्वालियर की उपलब्धि है, ये बड़ा हमारे लिए कहना चाहिए कि मेरे लिए बड़ी बड़ी निधि है, पूंजी है ये ग्वालियर यात्रा की। जी ये हमारे सतीश जायसवाल जी हैं। मैं बिलासपुर में पदस्थ था उस दौरान भी और उसके पहले से भी हमारी मुलाकात रही। हम इनके साथ में एक बार शिवतरई से लेकर अचानक मार्ग की पैदल यात्रा पर गए, शाम का सूर्यास्त देखा, वहाँ हमने बड़ा शानदार लंच लिया और ये शब्दों से परे का बड़ा बड़ा भारी कार्यक्रम हमने किया। बड़ा भारी क्या, हमारे हिसाब से तो जैसे तैसे हमने किया। तो उसमें ये प्रमुख रूप से आए थे, हमारे बड़े भाई जैसे हैं बिल्कुल ये, और बहुत ही जाने माने पत्रकार और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं ये, बिलासपुर निवासी हैं। इनको हमने किताबें भेंट की थी, उस दौरान ये एक यादगार चित्र हमने ये लिया। ये मेरा ख्याल है बिलासपुर का ही चित्र है। और ये जो है धमतरी में शब्दों से परे पर, एक इसकी कई गोष्ठियां हुई शब्दों से परे पर, अभी लगातार मैं फेसबुक पर डाल रहा हूँ। पहला तो हमारा कार्यक्रम बिलासपुर, उसके बाद में क्रम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, देन जांजगीर, विदिशा, धमतरी और संभवतः एक जगह और भी कहीं कार्यक्रम हुआ है, मुझे याद नहीं, जगदलपुर, यस। तो इतनी जगह इसकी चर्चाएं हुई और भी कई जगह पर इसकी चर्चाएं हुई। धमतरी में एक अनुभव इसका बड़ा अच्छा रहा कि वहां पर जो नाट्य मंडली इप्टा ने मेरी कविताओं पर जो है जीवंत नाटक प्रस्तुत किए। विदिशा में एक नया कार्य किया था हम लोगों ने, मेरी कविताओं पर आधारित पेंटिंग की प्रदर्शनी की थी। इस 20 साल पुराने इतिहास को हमने दोहराया था जब हमने
नदी पर संबंधित कुछ कविताएं लिखी थी और उसको वहां पर प्रदर्शित किया था। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से ये कार्यक्रम हुए। विदिशा का कार्यक्रम जो है श्री ब्रज श्रीवास्तव जी ने साहित्य की बात के तत्वावधान में किया था। यहाँ सरिता जोशी जी ने कार्यक्रम किया था। इसमें आपको सुधीर सक्सेना भी दिखाई दे रहे होंगे और आपके ये सुरजीत नवदीप वहाँ के बड़े जाने माने साहित्यकार हैं, वो भी हैं। उस जमाने में धमतरी के और पुराने लोग थे, वो भी इसमें शामिल हुए थे और मुझे बड़ा उन्होंने प्यार और सम्मान दिया था। बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम था ये। जी, ये हमारे वरिष्ठ कवि परम आदरणीय नरेंद्र जैन साहब हैं। इनको मैंने शब्दों से परे भेंट किया था। ये मेरी जो किताब थी शायद 3रे नंबर की, हिज्जे सुधारता है चांद, जिसका विमोचन भोपाल में हुआ था, जिसमें राजेश जी और आपके ये अपने संतोष चौबे साहब और महेंद्र गगन जी, राम कुमार तिवारी साहब और हरि नारायण जी सब आए थे। और उस किताब का आमुख जिस पे मैंने जिक्र किया था कि गरीब की मुट्ठी में रखे हुए चवन्नी का विलाप है, तो वो चवन्नी का विलाप जो है वो उसका आमुख इन्होंने लिखा था। और नरेंद्र जी विदिशा के निवासी थे। मैं सर्विस में वहाँ विदिशा पोस्टेड नहीं था, उसके पहले मैं उनको जानता था, उनसे मिलने गया था। अभी उज्जैन में है, पिछली बार मैं गया था तो उज्जैन में मिलकर आया था। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम उनको शुभकामनाएं करते हैं। मैं उनको किताबें भेजूंगा, ये मैंने प्रॉमिस किया था उनको टेलीफोन पर, और जल्दी उनको किताबें भेजूंगा। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ही गंभीर किस्म के व्यक्ति और कविताएं बड़ी अच्छी लिखते हैं, बहुत वरिष्ठ कवि हैं वो। जी जी, ये साहब ये फूलों के हार कैसे करूं प्रकट करूं इनके प्रति आभार हैं, और कैसे सहन सकूंगा मैं इनके आपके प्यार का भार। ये जीवन में आप पीछे एक मोनो देख रहे हैं 3 शेरों वाला। अब इस 3 शेरों के चंगुल से जब मैं आज़ाद हुआ तो उस समय का ये वो है। और फिर हालांकि मुझे नई जवाबदारी मिल गई, मैं डायरेक्टर हो गया एकेडमी में। तो उस समय में इतने फूल और इतने गुलदस्ते लोगों ने मुझे दिए, मैंने समझा कि ये जो फूल हैं इनका मेरा प्यार है। शायद यही मैंने ज़िंदगी में कमाया है जो मुझे मिला। और बहुत सारे लोग उसमें इकट्ठे हुए थे, तो ये मुझे क्षण याद रहते हैं हमेशा। मैं सोचता हूँ कि भार हो तो फूलों का वो हमेशा महसूस होना चाहिए और उसकी खुशबू क्या नथनों में बात, हमेशा बसी रहती। जी वाह, बहुत सुंदर। जी, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा ख्याल है मुकेश जी की फोटो है। और हम अभी थोड़े दिनों पहले भोपाल मिले थे, मैं गया था इनके पास जब भदभदा निरार नगर में। तो वहाँ पर मैंने अपना कविता संग्रह शब्दों से परे और कविता का नया रूपाकार जो मैंने बताया था आपको, जिस पर मेरे बारे में 30 लब्ध प्रतिष्ठित कवि और समीक्षकों ने लिखा है, मैंने उनको भेंट किया था। फिर शाम को हमारी इनसे मुलाकात हुई थी वो ढाई आकर प्रेम की यात्रा में भी। जी, बहुत बहुत अच्छे, इनसे बहुत सालों बाद मेरी मुलाकात हुई। तो जी जी जी, उनका शुक्रिया अदा आगे करता बढ़ते हूँ। हैं, आगे जी, बढ़ते हैं। विजय बाते साहब हैं, अभी भोपाल गया था कुछ दिनों पहले में। तो दुष्यंत कुमार जी की स्मृति के एक संग्रहालय में, जहाँ पर सुमंगल सिंह सुमन साहब की एक कलम देकर हमने उसका शुभारंभ किया था भाई राजू कर राज की जिद पर। और वो संग्रहालय शुरू हुआ, उसी संग्रहालय में कार्यक्रम था। तो वहाँ विजय बाते साहब आए थे और हमने उनको वहाँ पर अपना शब्दों से परे का संग्रह और कविता का नया रूपाकार दोनों भेंट किया था। वहाँ मुलाकात हुई थी। बहुत बहुत मतलब जिंदा दिल और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व, उनका शुक्रिया उनका अदा करता हूँ जी। और ये तो कपिल तिवारी साहब हैं। भोपाल में जब मैं गया था तो वहाँ पर हमारी उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी देर बैठे हम, मैंने संग्रह दिया उनको, उन्होंने कुछ कविताएं पढ़ी भी उसमें से, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वो बहुत ही उनको पुराने दिन फिर याद आए। हम जब किसी समय जब भोपाल में हम लोग हुआ करते थे 20 साल पहले, तब फिर वो बहुत आत्मीयता से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमें कुछ मिष्ठान भी खिलाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। जी अर्पण कुमार जी, ये हमारे प्रिय भाई साहब हैं लक्ष्मी नारायण जी पयोधी। ये कभी हम लोग साथ साथ हुआ करते थे। और राजू कर राज साहब जिन्होंने आसपास एक शायद किताब निकाली थी और एक इन्होंने संग्रह भी निकाला था जिसमें बहुत सारे साहित्यकारों की चर्चा थी, वो दुष्यंत कुमार स्मृति संग्रहालय का चित्र भी थोड़े दिन पहलों का।
मेरे ख्याल है 2-1 महीने की पुरानी बात होगी, 2-3 महीने पुरानी बात है मुश्किल से। जी, जी। इन दोनों को शुक्रिया, और राजूरकर जी हमेशा स्वस्थ रहें। ये हमारे राम कुमार तिवारी साहब हैं जब बिलासपुर के, अभी ये श्रीकांत वर्मा पीठ के पीठाधीश हो गए हैं और एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। ये शायद 18, 19, 20 को मेरा ख्याल है बड़ा भारी कार्यक्रम है, इनका आयोजन है। और ये बहुत अच्छे कवि हैं, कहानीकार हैं, और बड़े नपे तुले और कम शब्दों का इस्तेमाल करने वाले हमारे पंडित जी हैं। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ बिलासपुर के मेरे पोस्टिंग के दौरान इनसे हमारी काफी मुलाकात होती है। जी जी जी, जी आगे बढ़ते हैं, कुछ और जी चित्रों जी को देखते हैं मित्रों, और फिर कार्यक्रम को विराम भी देंगे। जी 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 कुछ, जी हाँ, मैं जी। कोशिश कर जी। ये शशांक साहब हैं, ये दूरदर्शन के डीजे होके रिटायर हुए। ये जब हम 17 के थे तो ये 20-21 के रहे होंगे, और इनसे झंझट हमारी हुई थी। इन्होंने हमारी पांडुलिपि पे ऑब्जेक्शन किए। हमने कहा लाइए साहब, हम बहुत सीनियर आदमी हैं, हमारी पांडुलिपि वापस कीजिए। अब हमको सुनकर हंसी आती है याद करके, ये 17-18 साल के लड़के कहाँ से सीनियर हो गए। और क्योंकि आकाशवाणी नया नया खुला था तो हम बहुत कार्यक्रम देते थे, तो ऐसा प्रेम था वो जो आज तक बना हुआ है। पारिवारिक मित्र क्या, हमारे। जी, वाह, बहुत सुंदर, कविता के बहुत। नया रूपाकार के ये जो है वो संपादक। और बड़ी मजे की बात है कि मेरी सारी किताबों के आवरण चित्र इन्हीं के हैं। जी अरे वाह। जी 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 जी, आगे बढ़ते हैं। जी। ये साहब अभी जो कविता आज के समय में, ये एक मेरे द्वारा कहना चाहिए चयनित जो किताब है, संपादित किताब है, इसका विमोचन आईसेक्ट भोपाल में हुआ था। इसमें मुकेश वर्मा जी हैं, बलराम गुमाश्ता साहब हैं, और इसमें अपने संजय चौबे साहब हैं, इधर शशांक जी हैं, मैं हूँ, और संजय सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें। और हमारे एक मित्र हैं इसमें, DK दीक्षित साहब, RS दीक्षित, ये IFS अफसर थे। तो ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा, बहुत गरिमापूर्ण कार्यक्रम था, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच इनको भी, थैंक यू। जी जी। ये मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूँ, उस समय का चित्र है, वहीं कविता आज के समय की। जी जी जी। जी। और मित्रों, अब हम लोग बस कुछ एक चित्र और देख करके, जी। नरेश सक्सेना साहब रायपुर पधारे थे, तो उनसे हम मिले थे। एक शाम हमने झील के किनारे नया मंत्रालय में रायपुर में गुजारी, और वो किताबें दी थी, कविताएं सुनी उनकी हमने, हमारी कविताएं सुनी उन्होंने। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, इतने बड़े कवि होकर उन्होंने हमारी कविताएं सुनी। शुक्रिया उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, ये बड़े सुखद पल कुछ हमने देखे मित्रों। बलराम और गुमास्ता जी हैं, वो मेरी किताब के संबंध में अपना वक्तव्य दे रहे हैं। जी जी जी, तो इस तरह से आज की यह कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। लगभग 2 घंटे होने को आए, और भी कई चीजें बच गई हैं। किसी और अवसर पर हम उन्हें भी साझा करेंगे और त्रिलोक जी को पुनः सुनेंगे। बहुत बहुत आभार त्रिलोक महावर जी, आपने समय निकाला और इतनी अच्छी सर्जनात्मक संध्या संभव हो सकी। कई तरह की कविताओं से हम सब गुजरे, और आपकी एक रचनात्मक यात्रा को भी कुछ अधिक करीब से जान पाए। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण आप। कुमार जी। और हमारे जो विद्वान विद्वान हमारे साथी गण हैं, हमारे आदरणीय मित्र गण हैं, जो इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, मैं उनके प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार जी। और मित्रों, इस अवसर पर जिन मित्रों की प्रतिक्रियाएं आई हैं उनके भी नाम ले लूं। अशोक मिश्र जी, रश्मि पाठक जी, ओम प्रकाश मिश्रा जी, योगेश पांडे जी, उर्मिला शिरीष जी, शिवदयाल जी, अजीत प्रियदर्शी जी, हरदीप सबरवाल जी, और तमाम लोग जिनकी रश्मि पाठक जी, अरविंद गोस्वामी जी, संजीव बख्शी जी, देवांशु पाल जी, और कुछ साथीगण जिनमें कल्पना जी, डॉक्टर सुमित गर्ग, सरिता कुमारी, और तमाम मित्रगण, आप सभी लोगों का हार्दिक आभार। त्रिलोक महावर जी, शुक्रिया। शुभ रात्रि। थैंक यू, नमस्कार।